कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार पुनर्जन्म लेता है। यांग ये ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकुड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? लिटिल स्काई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिटिल स्काई ने अपनी गति बढ़ा दी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और तेजी से उसके पीछे चला गया। यांग यी को एक अज्ञात घास के मैदान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। घास का मैदान बिल्कुल असीम था। करीब 2 घंटे बाद यांग ये की नज़र पहाड़ी बकरियों के एक बड़े समूह पर पड़ी। उनकी संख्या कम से कम दसियों हजार थी। यांग ये ने समूह के पीछे 6 या 7 साल की उम्र का एक छोटा लड़का देखा। वह छोटा लड़का पहाड़ी बकरी पर सवार था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। नीले आकाश और सफेद बादलों के नीचे पहाड़ी बकरियों के पहाड़ के बीच बांसुरी की धुन गूंज रही थी। इस बीच लिटिल स्काई ने अचानक छोटे लड़के की ओर हाथ हिलाया। अरे! लिटिल व्हील, छोटा पहिया। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। यह कैसा नाम है? जब छोटे लड़के ने लिटिल स्काई की आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी और फिर वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न हो गया। उसके बाद वह बकरी पर सवार होकर लिटिल स्काई के पास गया और मुस्कुराया। लिटिल स्काई, बहुत दिनों से नहीं देखा। बा बकरी लिटिल स्काई के पास चली गई और धीरे से अपने सींग लिटिल स्काई के पैरों पर रगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह लिटिल स्काई के बहुत करीब है। नन्ही स्काई ने अपना हाथ बढ़ाया और बकरी के सींग को हिलाया और फिर उसने लड़के की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे पता था कि तुम उसके साथ रहोगे। लड़का मुस्कुराया, यह हमारा अंतिम जीवन है। छोटा आकाश हैरान हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़के ने बकरी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक कोमल भाव चमक उठा। इतने साल पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं 10 जन्मों तक उसके साथ रहूंगा। अब यह आखिरी जन्म है। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। लिटिल स्काई कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, इसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद लड़का मुस्कुराया, क्या तुम्हें पता है कि वह अपने अगले जन्म में क्या बनेगी? लिटिल स्काई बकरी को देखती रही और बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, एक चट्टान। लड़के ने सिर हिलाया, अगले जन्म में मैं उसके साथ एक चट्टान बन जाऊंगा। इस बार हम फिर कभी नहीं उठेंगे। छोटा आकाश चुप हो गया। दूसरी ओर यांग यी के चेहरे पर घबराहट का भाव था। इस बीच लड़के ने अचानक यांग ये को देखा। उसने यांग ये को करीब से देखा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तलवार दाव में इन्फेटेड वन के बाद एक और असाधारण प्रतिभा दिखाई देगी। यांग ये ने लड़के की ओर देखा। वरिष्ठ, क्या आप इन्फेटेड वन को जानते हैं? लड़का मुस्कुराया, हम कई बार लड़ चुके हैं। यांग ये को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अनफेटेड वन से कई बार लड़ाई की है। क्या अनफेटेड वन जिस व्यक्ति को युद्ध के लिए खोज रहा है वह साधारण होगा? इससे यांग ये को आश्चर्य हुआ कि वह लड़का कौन था। इस बीच लड़के ने छोटे आकाश को देखा। छोटे आकाश, जब से तुम मुझे देखने आए हो कुछ तो जरूर हुआ है ना? छोटे आकाश ने सिर हिलाया, वहां एक शक्ति है जो मुझे धमकाने आ रही है। लड़के ने पूछा, नीदर पवेलियन? छोटे आकाश ने सिर हिलाया। लड़के ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं समझ गया। जब समय आएगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। छोटा आकाश मुस्कुराया, धन्यवाद। लड़के ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं हमेशा से ही आपकी इस बात का बदला चुकाना चाहता था कि आपने मेरी जान बख्शी और मेरी मदद की। दुर्भाग्य से मुझे कभी मौका नहीं मिला। अब अपने जीवन के अंत में आपकी मदद कर पाना स्वर्ग से आशीर्वाद पाने जैसा है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। यह कर्म का अंत है। नन्हे आकाश ने उस बकरी के सींग को रगड़ते हुए कहा, दुनिया नियम और व्यवस्था के बिना नहीं रह सकती, लेकिन यह प्यार के बिना और भी ज्यादा नहीं रह सकती। कानून कभी भी लोगों की भावनाओं से बढ़कर नहीं हो सकते। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए बस थोड़ा सा किया है। लड़का मुस्कुराया, यह दुनिया भाग्यशाली है कि इसे तुम मिली। लिटिल स्काई ने हंसते हुए कहा, मैं अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। मुझे एक और जगह जाना है। मिलते हैं। ठीक है। लड़के ने सिर हिलाया, मैं वहां आ जाऊंगा। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया और यांग ये के साथ चला गया। लड़का यांग यी की गायब होती आकृति को बहुत देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, विपत्ति, भाग्य। काफी देर तक वह अपना सिर हिलाता रहा और फिर बकरी को छोड़कर चला गया। यात्रा के दौरान यांग ये ने पूछा, वह कौन है? छोटा आकाश धीरे से बोला, कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार पुनर्जन्म लेता है और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। अक्सर पुनर्जन्म लेता है। यांग ये ने आगे कहा, वह ऐसा क्यों करता है? क्या वह पुनर्जन्म क्षेत्र से ऊपर साधना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत समय पहले ही पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप कह रहे हैं कि वह पुनर्जन्म क्षेत्र का विशेषज्ञ है? लिटिल स्काई ने जवाब दिया, वास्तव में नहीं। मैं इसे कैसे समझाऊं? वह अभी भी पुनर्जन्म क्षेत्र में है, लेकिन अगर वह चाहे तो किसी भी समय पुनर्जन्म क्षेत्र को पार कर सकता है। या मुझे यह कहना चाहिए कि वह बहुत, बहुत समय पहले ही इसे पार कर सकता था।
यांग ये ने पूछा, तो फिर वह बार बार पुनर्जन्म क्यों लेता है? लिटिल स्काई ने बताया, पुनर्जन्म या पुनर्जन्म दो चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले, अपनी चेतना के साथ पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करके पुनर्जन्म क्षेत्र में प्रवेश करना। दूसरा, यह किसी के अगले जीवन काल में पुनर्जन्म लेना है। एक बार जब लोग इस दुनिया में मर जाते हैं, तो उन्हें अगला जीवन मिलता है। बेशक, पूर्व शर्त यह है कि उनकी आत्मा को किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया गया हो। उसने यांग ये की ओर देखा और फिर आगे बोली, क्या तुम जानते हो कि वह लगातार पुनर्जन्म क्यों ले रहा है? यांग ये ने पूछा, क्यों? छोटे आकाश ने उत्तर दिया, क्या तुमने वह बकरी देखी? वह उसकी पत्नी है। यांग ये दंग रह गया और उसने आश्चर्य से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, बहुत बहुत समय पहले उसके पास कोई था जिससे वह प्यार करता था, उसकी पत्नी। हालांकि उसकी पत्नी की प्राकृतिक प्रतिभा उसकी तुलना में नहीं थी, इसलिए वह कभी भी द्वैतवाद क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए और पुनर्जन्म क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पाए। अंत में उसका जीवन काल समाप्त हो गया और वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गई। जब उसकी पत्नी पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गई, तो उसने अपनी साधना को त्यागने और उसके साथ इसमें प्रवेश करने का फैसला किया। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या यह संभव है? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, भले ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा उत्कृष्ट थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कहाँ प्रकट होगी या पुनर्जन्म पूरा होने पर वह कौन सा रूप लेगी। इसलिए अंत में किसी ने उसकी मदद की। वह व्यक्ति मैं ही हूँ। यांग ये अवाक रह गया। लिटिल स्काई ने आगे कहा, वह मजबूत है, इसलिए वह पुनर्जन्म पर अपनी यादों को बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि उसकी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि जहां तक उसका सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह उसकी तरफ रह सकता है। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने फिर से कहा, उसने कहा कि उसका अगला जीवन। छोटे आकाश ने सिर हिलाया, वे दोनों अपने अगले जन्म में चट्टान बनेंगे। चट्टानें? यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, लोग नहीं। लिटिल स्काई ने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम्हें किसने बताया कि लोग निश्चित रूप से इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेंगे? अगर हर कोई इंसान बन जाता है, तो राक्षस, पौधे और बाकी सब कौन होंगे? यांग ये अवाक रह गया। इस बीच लिटिल स्काई ने कहा, किसी भी मामले में हम उन्हें बहुत जल्द नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चट्टानों में कोई जीवन नहीं होता है और वह खुद भी एक चट्टान के रूप में पुनर्जन्म लेगा। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने फिर कहा, वह कितना ताकतवर है? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मुझे खुद भी यकीन नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उसके पास 9 जन्मों की यादें हैं, इसलिए यह 9 जन्मों की साधना के बराबर है। इसलिए वह शायद बहुत कमजोर नहीं होगा। किसी भी मामले में वह निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा मजबूत है। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। लिटिल स्काई ने दूर की ओर देखा, हमें एक आखिरी जगह जाना है। यांग ये ने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि वह अंतिम व्यक्ति थे? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, अब हम किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। यांग ये ने पूछा, कोई व्यक्ति नहीं? फिर क्या? उसने उत्तर दिया, पृथ्वी की आत्मा। पृथ्वी की आत्मा? यांग ये ने पूछा, वह क्या है? लिटिल स्काई ने उसकी ओर आंखें घुमाई, कितनी अज्ञानता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। लिटिल स्काई ने बताया, पृथ्वी की आत्मा स्काई महाद्वीप की जमीन की आत्मा है। इसे स्प्राइट किंग का एक प्रकार माना जा सकता है। यांग ये ने पूछा, क्या यह बहुत मजबूत है? छोटे आकाश ने उसकी ओर देखा, यह तुमसे अधिक शक्तिशाली है। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, क्या तुम मेरी तुलना करना बंद कर सकते हो? क्या तुम्हें लगातार मुझे नीचा दिखाने पर बुरा नहीं लगता? लिटिल स्काई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। पहले उसे लगता था कि नेदर पवेलियन के उन लोगों के अलावा मेराक सिस्टम पर शायद कोई और नहीं था जो उसे हरा सके। लेकिन हकीकत ने उसे बताया कि स्काई कॉन्टिनेंट पर कई लोग थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ असाधारण विशेषज्ञ छिपे हुए थे। दरअसल यह बहुत सामान्य बात थी। आखिरकार सभी विशेषज्ञ लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। कुछ बहुत मजबूत थे, फिर भी बहुत कम चर्चा में रहते थे। बिल्कुल बकरी पर सवार उस युवा लड़के और उस लड़की किन की तरह। यदि लिटिल स्काई न होता, तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती कि स्काई महाद्वीप पर इतने सारे रहस्यमय विशेषज्ञ मौजूद हैं। अतः कोई भी व्यक्ति कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। यांग यी को लिटिल स्काई के साथ जमीन के नीचे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार यांग ये को कोई लावा नहीं मिला। इसके अलावा उसे ऊर्जा की एक हल्की किरण महसूस हुई। पृथ्वी की ऊर्जा। लगभग 6 घंटे बाद लिटिल स्काई ने हिलना बंद कर दिया। यांग ये ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा, यह क्या है? लिटिल स्काई ने जवाब दिया, हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। यांग ये दंग रह गया। उसने आसपास की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। इस बीच लिटिल स्काई ने अचानक कहा, लिटिल मर्ड, कोई मुझे परेशान करना चाहता है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए?
जैसे ही लिटिल स्काई ने बोलना समाप्त किया, अचानक आसपास से मिट्टी की पीली ऊर्जा की असंख्य किस्में उभर आईं और ऊर्जा तूफान की तरह यांग ये की ओर बह गई। एक पल में यांग ये को लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। छोटा आकाश जल्दी से चिल्लाया, छोटा मड, रुको। वह नहीं है जो मुझे धमकाना चाहता है। जैसे ही लिटिल स्काई ने बात की, यांग ये के आसपास की ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। लिटिल स्काई यांग ये के पास गया और चिंतित स्वर में बोला, क्या तुम ठीक हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, लिटिल स्काई, अगली बार ज्यादा साफ रहना। अगर उसका शरीर मजबूत नहीं होता, तो शायद वह टुकड़ों में फट जाता। लिटिल स्काई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और थोड़ा माफी मांगते हुए कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान दूंगी। नाराज मत हो। यांग ये ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और आसपास के माहौल पर नजर डाली। वह जानता था कि पृथ्वी की आत्मा यहाँ थी, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि उसने खुद को क्यों नहीं दिखाया। इस बीच लिटिल स्काई ने पीछे मुड़कर दूर की ओर देखा, लिटिल मड, खुद को तैयार करो। जब लड़ाई का समय आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिटिल स्काई यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ा, चलो चलें। यांग ये ने पूछा, वह सहमत हो गई। बेशक, लिटिल स्काई ने कहा, हम पहले अक्सर साथ खेलते थे। अगर कोई मुझे परेशान करना चाहे तो वह मेरी मदद जरूर करेगी। यांग ये ने लिटिल स्काई की ओर देखा। अब वह नेदर पवेलियन के बारे में काफी चिंतित था। उसके सामने इस छोटी लड़की को धमकाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी अपनी ताकत का तो जिक्र ही न करें, उसके दोस्त ही असाधारण अस्तित्व थे। उसकी अपनी ताकत के बारे में क्या? आखिरकार वह बिना किसी ताकत के नहीं थी और उसने अभी अभी अपनी ताकत को सील किया था। दूसरे शब्दों में, वह जरूरत पड़ने पर इसे खोल सकती है। तो फिर वह कितनी मजबूत होगी? यह एक रहस्य था। हालांकि यांग यी को पता था कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा। भूमिगत क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लिटिल स्काई और यांग ये स्प्राइट पैलेस में वापस आ गए। उसके बाद लिटिल स्काई ने तुरंत सभी स्प्राइट किंग्स और स्ट्रोई को स्प्राइट पैलेस के मुख्य हॉल, स्प्राइट हॉल में बुलाया। नन्हा स्काई मेजबान की सीट पर बैठा था और स्ट्रोई उसके कंधे पर थी। लाल रंग की पोशाक पहने महिला उनके दाईं ओर थी। उसका नाम तांग हो था और उसे स्ट्रोई के आने से पहले स्प्राइट पैलेस का प्रबंधक माना जा सकता था। वास्तव में उसे अभी भी प्रबंधक माना जा सकता है क्योंकि स्ट्रोई कुछ भी प्रबंधित नहीं करती थी। अनगिनत स्प्राइट किंग हॉल के बीच में थे। कुछ ने मानव रूप धारण कर लिया था जबकि कुछ अपने मूल रूप में ही थे। यह मुख्य बात नहीं थी, मुख्य बात यह थी कि यहाँ 200 से ज्यादा स्प्राइट किंग थे। सभी तरह के स्प्राइट किंग। यह कहा जा सकता है कि मेराक सिस्टम के सभी स्प्राइट राजाओं में से कम 90% यही थे। लिटिल स्काई ने उनकी ओर देखा और कहा, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्प्राइट किंग्स ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ लिटिल स्काई को देखते रहे। लिटिल स्काई ने आगे कहा, मैंने लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बार हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर उन बुरे लोगों को इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी गई, तो वे निश्चित रूप से सब कुछ लूट लेंगे। इसके अलावा, वे हमारी दुनिया की सभी जातियों को गुलाम बना लेंगे। हम गुलाम बनने से इनकार करते हैं। स्ट्रोई ने अपना पंजा उठाया और लिटिल स्काई की ओर लहराया जैसे वह कह रही हो कि वह अंत तक लिटिल स्काई का साथ देगी। इस बीच, अनगिनत स्प्राइट किंग्स ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। हालांकि उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन सभी ने बिना किसी अपवाद के लिटिल स्काई का समर्थन किया। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया और फिर अपनी मुट्ठी भींच ली, हमें लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन हम लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरते। अब से अपने आप को तैयार करो और जब समय आएगा तो लड़ो। स्प्राइट किंग्स ने सिर हिलाया और फिर वे चले गए। हॉल में केवल यांग ये, लिटिल स्काई, तांग हो और स्ट्रोई को रहने में ज्यादा समय नहीं लगा। लिटिल स्काई ने स्ट्रोई को देखा, स्ट्रोई, तुम्हारा वह मोती कहाँ है? स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और फिर अपना मुंह खोला। आत्मा मोती तुरंत उसके भीतर से निकल आया। छोटे आकाश ने मोती लिया, उस पर नजर डाली और उसे स्ट्रोई को लौटा दिया। स्ट्रोई, मैं तुम्हें बाद में एक खेल सिखाऊंगा। जब हम लड़ेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जैसा मैं कहूं वैसा करना है, ठीक है? स्ट्रोई ने तुरंत सिर हिलाया और उसकी आंखों में उत्साह भर गया। जाहिर है, वह भी लड़ाई के लिए उत्सुक थी। लिटिल स्काई ने स्ट्रोई के सिर को सहलाया और फिर उसने तांग हो को देखा। वास्तव में इन सभी छोटे साथियों ने कभी युद्ध नहीं लड़ा है। जब युद्ध छिड़ जाएगा तो वे निश्चित रूप से काफी अराजक हो जाएंगे। आपको उन्हें थोड़ा प्रशिक्षित करना होगा। ठीक है, तांग हो ने सिर हिलाया, मैं जाकर जरूरी इंतजाम करूंगा। अपनी बात समाप्त करते ही वह मुड़ी और चली गई। यांग ये ने अचानक कहा, आप महाद्वीप की अन्य शक्तियों से मदद मांग सकते हैं। यदि स्काई महाद्वीप के सभी जीव एक साथ एकत्र हो जाएं, तो यह निश्चित रूप से बेहद भयानक होगा। कम से कम, वे 1000 से अधिक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, वे नहीं करेंगे। क्यों? यांग ये हैरान था, अगर नेदर पवेलियन इस दुनिया पर कब्जा कर लेता है, तो उन्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
लिटिल स्काई ने जवाब दिया, चाहे वह मनुष्य हो, राक्षस हो या कोई और जाति, जहां तक उनका सवाल है, भले ही आसमान गिर जाए, उसे रोकने के लिए हमेशा कोई न कोई महान व्यक्ति होता है। जब तक उनके हितों को वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक वे चिंतित नहीं होंगे। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, इसके अलावा वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो वे नेदर पवेलियन के साथ लड़ाई शुरू होने से पहले ही अराजकता में पड़ सकते हैं। यांग ये चुप हो गया, क्योंकि लिटिल स्काई बिल्कुल सही था। चाहे वह राक्षस हो, मनुष्य हो या अन्य जातियां, वे निश्चित रूप से अपने विशेषज्ञों को अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालने देंगे जब तक कि नेदर पवेलियन ने उनके हितों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया हो। दोनों जातियां एक दूसरे से डरती थीं और एक दूसरे से सावधान रहती थीं। इसलिए जब तक कोई दूसरा विकल्प न हो, वे कभी भी एक नहीं हो सकते थे। इसके अलावा यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिटिल स्काई ने कहा था। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, वे निश्चित रूप से एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। इस बीच लिटिल स्काई ने अचानक कहा, मैं झपकी लेने जा रहा हूं। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, आप ऐसे समय में सोने जा रहे हैं? उसने अपना सिर हिलाया, इस बार यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगले 2 दिनों तक मुझे परेशान मत करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटी और हॉल में और अंदर चली गई। स्ट्रोई उड़कर यांग ये के कंधे पर आ गई और धीरे से अपना सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ने लगी। यांग ये ने अपना सिर धीरे से रगड़ा, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को भी आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। स्ट्रोई यांग ये के सामने उड़ी, अपने छोटे पंजे भींचे और ऐसा अभिनय किया जैसे वह भी बहुत मजबूत है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, अब से तुम मेरी रक्षा करोगी, ठीक है। स्ट्रोई ने जल्दी से सिर हिलाया। यांग ये ने स्ट्रोई को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और मुस्कुराया, आओ निचले आयामों की यात्रा करें। यह कहते हुए वह स्ट्रोई को अपनी बाहों में लेकर वहीं गायब हो गया। आकाश महाद्वीप में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। भले ही लिटिल स्काई की सेनाएं बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन नेदर पवेलियन कमजोर नहीं था। किसी और चीज का जिक्र न करें, सिर्फ नेदर मैडन और दूसरे लोग ही बहुत डरावने थे, लेकिन नेदर पवेलियन में अनगिनत दूसरे विशेषज्ञ भी थे। लिटिल स्काई उसका दोस्त था और 10 नेदर हॉल भी उसके दोस्त थे। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इसमें मदद नहीं की जा सकती। लिटिल स्काई को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना, क्या यह संभव था? अगर वह ब्लड मैडन और अन्य लोगों को लिटिल स्काई से लड़ने के लिए राजी कर लेता, तो इसका मतलब यह होता कि ब्लड मैडन और अन्य लोगों को नेदर पवेलियन को धोखा देना पड़ता। वह देख सकता था कि उनमें नेदर पवेलियन से जुड़े होने की भावना बहुत प्रबल थी, अन्यथा वे हमेशा खुद को नेदर पवेलियन का सदस्य नहीं मानते। जहां तक मदद करने की बात है, असल में यह व्यर्थ था, चाहे वह किसी की भी मदद करना चाहे, क्योंकि वह दोनों पक्षों की तुलना में बहुत कमजोर था। बेशक वह जानता था कि वह लड़ाई से बच नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने अभी इस बारे में ज्यादा सोचने से इनकार कर दिया। वैसे भी उन्हें पता होगा कि समय आने पर क्या करना है। निचले आयाम। यांग ये स्ट्रोई को स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में ले आया। इस समय स्वर्ग के बादल तारकीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से निचले आयामों में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। भले ही इसकी ताकत निचले आयामों में सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन क्या यहाँ कोई इस बात से अनजान था कि इसका स्वामी जून वेरन यांग ये की पत्नी थी? क्या निचले आयामों में कोई भी यांग ये को नहीं जानता था? यांग ये ने बड़ी दुनिया में अपना रास्ता बना लिया था। इसके अलावा बड़ी दुनिया में यांग ये की कुछ उपलब्धियां निचले आयामों तक पहुंच गई थीं। जैसे जैसे वे फैलती गईं, वे उपलब्धियां बदलती गईं। उदाहरण के लिए, यांग ये ने बड़ी दुनिया में दिव्य फीनिक्स कबीले को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन निचले आयामों में अफवाह यह थी कि यांग ये ने पूरी दानव जाति को लगभग नष्ट कर दिया था। एक अन्य उदाहरण यह था कि कैसे यांग यी ने बड़ी दुनिया में कई पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन निचले आयामों में अफवाह थी कि उसने कुत्तों की तरह पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था। संक्षेप में, यांग ये की प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया थी। वर्तमान में निचले आयामों में कोई भी शक्ति नहीं थी जो स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र और तलवार गठबंधन का सामना न करने की हिम्मत कर सके। यांग ये स्ट्रोई के साथ स्वर्ग के बादलों के शहर में वापस आ गया। स्वर्ग शहर के बादल। वारगॉड हॉल में जून वेरन स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा कर रही थी। अचानक वह थोड़ा उदास हो गई और फिर उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, हम यहाँ रुकेंगे। हर कोई जा सकता है। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, फिर भी वे वहां से चले गए। जैसे ही वे चले गए, यांग ये हॉल में प्रकट हुआ। वह धीरे से बोली, तुम वापस आ गए। यांग ये ने सिर हिलाया, क्या सब ठीक है? उसने थोड़ा सिर हिलाया, सब ठीक है। क्या तुम फिर से जाने वाले हो? यांग ये उसके पास गया, उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, इस बार हमारा ब्रह्मांड अराजकता में पड़ सकता है। उसने पूछा, क्या हुआ?
यांग ये ने उसे नेदर पवेलियन और मेरिक सिस्टम के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में बताया। जून वेरन बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। पेड़ शांत रहना चाहता है, लेकिन हवा कभी नहीं रुकती। हाँ, यांग ये ने आह भरी। सच कहूं तो वह हर दिन लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार वह अनफेटेड की तरह लड़ाई का आदी नहीं था, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। ऐसी कई चीजें थीं जो अपरिहार्य थीं। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही आप परेशानी पैदा न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानी आपको नहीं ढूंढ पाएगी। अगले कुछ दिनों में यांग ये सिर्फ जून वेरन और अन्य लोगों के साथ रहा। हालांकि वह साधना करना नहीं भूला। समय बीतता गया। 10 दिन बाद बड़ी दुनिया, स्प्राइट पैलेस, स्प्राइट हॉल। लिटिल स्काई स्प्राइट हॉल के भीतरी हॉल के एक कमरे में सो रहा था। उसके निर्देशों के कारण इन दिनों में किसी ने उसे परेशान नहीं किया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। वे यहाँ हैं। आकाश महाद्वीप के ऊपर आकाश में अंतरिक्ष का विस्तार मौत जैसा सन्नाटा था। अचानक यह थोड़ा कांपने लगा। थोड़ी देर बाद वहां लाल ऊर्जा का एक बहुत ही महीन धागा दिखाई दिया। वहां लाल ऊर्जा के और भी धागे दिखाई दिए और वे तेजी से फैलते गए। 2 घंटे बाद ऊर्जा के लाल धागों ने एक जाल बना लिया जिसने पूरे महाद्वीप को घेर लिया। थोड़ी देर बाद गहरे बैंगनी रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और कुछ ही देर में पंखा पकड़े एक महिला भी वहां प्रकट हो गई। वह पुरुष और महिला नीदरलैंड के न्यायाधीश और नीदरलैंड के दूत फान येन्यू थे। नेदर जज ने फैन येन्यू को देखा। दूत फैन, आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए आपको यह बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम बिना किसी समस्या का सामना किए इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? फान येन्यू ने उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? नेदर जज ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल आसान होगा। बिल्कुल आसान? फैन येन्यू ने ठंडी हंसी में कहा, जज, क्या आपको लगता है कि मेरा सिस्टम एक साधारण ब्रह्मांड है? नेदर जज ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या? फान येन्यू ने नीचे देखा और कहा, भले ही इस ब्रह्मांड में कोई असाधारण रूप से शक्तिशाली शक्तियां न हो, फिर भी यहाँ कई असाधारण प्रतिभाएं प्रकट हुई हैं। भले ही हर ब्रह्मांड में कई असाधारण प्रतिभाएं पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ से आए कुछ लोग तो मेरे ज्ञान की सीमाओं को भी पार कर गए हैं। नेदर जज ने फैन येन्यू को देखा। इस जगह से किस तरह की आकृतियां पैदा हुई हैं? अप्रतिबंधित व्यक्ति। फैन येन्यू ने उदासीनता से कहा, न्यायाधीश, आप एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और आपकी ताकत मुझसे भी बेहतर है। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कहूं, तो अगर आप दोनों साधना के एक ही क्षेत्र में रहते हुए उसका सामना करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। नेदर जज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह इतना मजबूत है। वह सिर्फ इतना ही शक्तिशाली नहीं है, वह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। फैन येन्यू ने आगे कहा, तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां बस ईश्वरीय हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूं, उनमें से शायद केवल पवेलियन मास्टर शाओसी ही उससे लड़ सकता है। मैं अतीत में ऐसा कर सकता था, लेकिन वह बहुत तेजी से बड़ा हुआ, और तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां और भी मजबूत होती गईं। अगर हम साधना के एक ही क्षेत्र में हैं, तो मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। वह एक पल के लिए रुकी और आगे बोली, वह अकेला नहीं है। एक और व्यक्ति है। उस व्यक्ति की ताकत मेरे ज्ञान और समझ से पूरी तरह से परे है। शायद पवेलियन मास्टर शाओसी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नेदर जज की भौहें उठी। वह कौन है? फान येन्यू ने जवाब दिया, एक बूढ़ा आदमी जो ताओवादी की पोशाक पहने हुए था। उसके एक क्लोन ने जियान वूजी के तारकीय तलवार आरेख को तोड़ दिया और जियान वूजी की मौत का कारण बना। ऐसी ताकत बस भयानक है। नेदर जज ने पूछा, क्या वे अभी भी मेराक सिस्टम में हैं? फैन येन्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। दोनों चले गए हैं। कितनी अफसोस की बात है। नेदर जज ने उदासीनता से कहा, अगर मैं ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम हूं तो मुझे निश्चित रूप से बहुत अधिक अनुभव प्राप्त होगा। उसने अपने नीचे महाद्वीप की ओर देखा और कहा, सौभाग्य से हमें बहुत कम परेशानी होगी। एक बार जब हम इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे नेदर पवेलियन की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यह केवल समय की बात है कि हम अपनी ताकत को फिर से हासिल कर लें जो हमारे पास अपने चरम पर थी। फान येन्यू ने अचानक कहा, यह ब्रह्मांड हमारे लिए एक बोझ है। मैं समझता हूं, बेशक। नेदर जज ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ इस ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब समय आएगा, तो हम इस ब्रह्मांड की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को छीन लेंगे। जहां तक इस दुनिया की बात है, तो यह वैसा ही है जैसा आपने कहा है। यह हमारे लिए बोझ है, इसलिए हमारा नेदर पवेलियन स्वाभाविक रूप से इसे नहीं लेगा। फैन येन्यू काफी देर तक चुप रही, और फिर उसने सिर हिलाया। अब मैं समझ गई हूं। नेदर जज ने आगे कहा, दूत फैन, इस बार पवेलियन मास्टर ने आपको भेजा है, न कि 10 नेदर हॉल को। इसका कारण बहुत सरल है। पवेलियन मास्टर नहीं चाहते कि आप और वे अभी आंतरिक कलह में उलझें। हालांकि पवेलियन मास्टर ने कहा है कि एक बार यहां मिशन पूरा हो जाने के बाद आप दोनों पक्ष आपस में सारी दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। फान येन्यू ने सपाट लहजे में कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा।
अचानक उनके सामने का स्थान थोड़ा सा कांप उठा और फिर एक छोटी लड़की उनके सामने प्रकट हुई। वह छोटी लड़की लिटिल स्काई थी। लिटिल स्काई ने फैन यिन्यू और नेदर जज की ओर ठंडी नजर से देखा। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। नेदर जज ने हंसते हुए कहा, अब से 3 दिन बाद यह जगह मेरे नेदर पवेलियन की होगी। लिटिल स्काई ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, आइए इंतजार करें और देखें। नेदर जज ने लिटिल स्काई को बहुत देर तक देखा और जवाब दिया, हम करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह फैन यिन्यू के साथ मौके पर ही गायब हो गया। फैन यिन्यू और नेदर जज के गायब होने के कुछ समय बाद लिटिल स्काई के पास एक छोटा लड़का प्रकट हुआ। वह छोटा लड़का बकरी पर बैठा हुआ लड़का था। लड़का धीरे से बोला, हम उन्हें मार सकते थे। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मुझे याद नहीं है कि लड़ने की मेरी क्षमता को कैसे उजागर किया जाए। इसके अलावा उन्हें मारना व्यर्थ है। यह केवल नेदर पवेलियन को सतर्क कर देगा। लड़के ने थोड़ा सिर हिलाया, समझ गया। बोलते हुए उसने लिटिल स्काई को देखा, वह आदमी, यांग ये। मैं वास्तव में उसके अगले जीवन को देखने में असमर्थ हूँ। ऐसा क्यों है? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मैं भी नहीं कर सकती। छोटे लड़के ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि वह मरेगा नहीं और वह वास्तव में पुनर्जन्म के चक्र को पार कर जाएगा और अनंत जीवन प्राप्त करेगा। दूसरी यह कि वह नष्ट हो जाएगा और उसका कोई अगला जीवन नहीं होगा। युवा लड़के ने सिर हिलाया, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। वह एक पल के लिए रुका और बोला, क्या उसके पास कोई कीमती खजाना है? क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई है। नहीं, यह सही नहीं है। उसके पास 2 तरह की बिल्कुल अलग अलग किस्मत है। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, किसी भी मामले में उस व्यक्ति का भविष्य सौभाग्य और आपदा दोनों से भरा है। यह निर्धारित करना असंभव है कि इसका अंत सौभाग्य या आपदा के साथ होगा। वास्तव में, लड़के ने सिर हिलाया और फिर उसने आकाश में लाल ऊर्जा के जाल की ओर देखा, क्या हमें उस संरचना को नष्ट कर देना चाहिए? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, छोड़ दो। वैसे भी हमारा जाने का इरादा नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। लड़का कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा और फिर वह भी गायब हो गया। स्प्राइट पैलेस। यांग ये स्प्राइट पैलेस में वापस आ गया था और वह लेई लिन को अपने साथ ले आया था। लेई लिन के अलावा वह जुए को भी साथ लाया था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दोनों को तुरंत स्प्राइट पैलेस पसंद आ गया। खास तौर पर लेई लिन। वह एक लाइटनिंग स्प्राइट किंग थी, इसलिए वह अन्य स्प्राइट किंग्स की तरह ही थी। उसे यहाँ अपनेपन का एहसास ज्यादा था। शुरुआत में स्प्राइट किंग्स ने जुए को थोड़ा अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह इंसान थी और स्प्राइट किंग नहीं थी। हालांकि उन्हें धीरे धीरे उसे स्वीकार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेशक यह स्ट्रोई और लेई लिन की बदौलत था। लेई लिन जुए के बेहद करीब थी, जबकि स्ट्रोई उसे यांग ये की वजह से पसंद करती थी। जुए यांग ये की बेटी थी, इसलिए स्ट्रोई स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करती थी। पहले स्प्राइट किंग्स या तो खेती करते थे या फिर हर दिन खेलते थे, लेकिन अब उनके पास एक और काम था और वह था प्रशिक्षण लेना। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का दृश्य अत्यंत शानदार था। स्प्राइट हॉल के बाहर 200 से ज्यादा स्प्राइट किंग्स व्यवस्थित तरीके से खड़े थे। तांग हुओ सबसे आगे था। तांग हुओ ने अपना हाथ हिलाया। एक पल में सभी स्प्राइट राजा चुप हो गए। उसने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक फ्लैग दिखाई दिया। उसने अचानक हाथ हिलाया, हमला करो। धमाका, 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 धमाका। आसमान में अलग अलग तरह की 200 से ज्यादा किरणें चमक रही थीं। कुछ आग की किरणें थीं, कुछ पानी की किरणें थीं, कुछ बिजली की किरणें थीं और कुछ अज्ञात प्रकार की ऊर्जाएं भी थीं। संक्षेप में, यह शानदार था, बेहद शानदार। बेशक यह सिर्फ शानदार ही नहीं था, यह बेहद भयानक भी था। वैसे भी यांग ये यह दृश्य देखकर कांप उठा, क्योंकि अगर ऊर्जा की सारी किरणें उसकी ओर गिरती तो उसकी शारीरिक सुरक्षा तो दूर, ताबूत का ढक्कन भी टुकड़े टुकड़े हो सकता था। इस बीच तांग हो ने अचानक कहा, रक्षा करो। जैसे ही उसने आदेश दिया, प्रकाश की अनगिनत ढालें उनके ऊपर प्रकट हो गईं। प्रकाश की इन ढालों ने प्रकाश की एक बहुरंगी दीवार बना दी और इसने पूरे स्प्राइट पैलेस को पूरी तरह से घेर लिया। उसी समय यांगे ने देखा कि असंख्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाएं प्रकाश की बाधा की ओर ज्वार की तरह बढ़ रही थीं। यांगे ने अचानक पूछा, क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? तांग हो ने यांगे की ओर देखा और सिर हिलाया। यांगे ने प्रकाश की बाधा को देखा, एक पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल बाद तलवार की एक भयानक लहर उसके भीतर से निकली और फिर उसकी तलवार गायब हो गई। पुनर्जन्म तलवार। वह इन स्प्राइट राजाओं की ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने तुरंत पुनर्जन्म तलवार का इस्तेमाल किया। भले ही पुनर्जन्म तलवार पुनर्जन्म की तलवार जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन यह बेहद भयानक थी। टकराना। आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर यांग ये की तलवार उसके हाथ में आ गई और फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तलवार की ऊर्जा गायब हो गई थी और प्रकाश की बाधा बस थोड़ी सी हिल गई थी।
यांग ये के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि यह बहुत मजबूत होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना मजबूत होगा। दरअसल यह सामान्य था। भले ही ये सभी स्प्राइट राजा पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर नहीं थे, लेकिन उनमें से कम आधे पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर थे। इसके अलावा उनमें से 1/3 सामान्य पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों से बेहतर थे। लेकिन अब वे एकजुट हो गए थे, तो यह स्पष्ट था कि वे कितने भयानक होंगे। तांग हुओ ने अचानक पूछा, क्या आप इसे एक और बार आजमाना चाहते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से अपमान नहीं चाहेगा। जब तक वह तारकीय तलवार आरेख या दिव्य येन ज्वाला का उपयोग नहीं करता, उसके लिए प्रकाश की उस बाधा को नष्ट करना असंभव था। बेशक पुनर्जन्म की तलवार सक्षम हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं थी। समय ने धोखा दिया। 3 दिन बीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। बोर अचानक एक आवाज आकाश में गूंजी, मेराक सिस्टम के निवासियों, जो आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें बख्श दिया जाएगा। आवाज के साथ ही मेराक सिस्टम के ऊपर आसमान में जगह हिंसक रूप से कांपने लगी। आसमान में एक अधेड़ उम्र के आदमी को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह नेदर जज था। उसके बाद नेदर दूत फान यिन्यू वहां पहुंचे। एक हाथ वाला आदमी और भाला चलाने वाला आदमी फैन यिन्यू के पीछे थे। वहां का स्थान अभी भी लगातार कांप रहा था। 3 सांसों के बाद लगभग 100 भालाधारी काले वस्त्रधारी व्यक्ति उनके पीछे दिखाई दिए। वे सभी पुनर्जन्म क्षेत्र में थे। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा से उनके आसपास का स्थान तरंगित हो गया। कुछ ही क्षण बाद छोटा आकाश उनके सामने प्रकट हुआ। छोटे आकाश ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। स्वर्ग दयालु है। मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अभी चले जाओ, नहीं तो मैं सच में मारना शुरू कर दूंगा। इस बीच फान यिन्यू अचानक बोला, आप स्वर्ग के स्वामी दाव हैं, है ना? लिटिल स्काई ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, मुझे नहीं पता। फान यिन्यू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह बोलने ही वाली थी कि तभी नेदर जज ने उसे देखा। तुम क्यों सोचती हो कि वह स्वर्ग के स्वामी हैं? फैन यिन्यू ने लिटिल स्काई की ओर देखा और जवाब दिया, स्वर्ग दाव के भगवान के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो स्वर्ग दाव की आंखों का पालन कर सके। अधोलोक न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम भी स्वर्ग के स्वामी दाव से नहीं मिले हो? फान यिन्यू ने अपना सिर हिलाया, मैंने नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि भले ही वह स्वर्ग दाव की भगवान न हो, लेकिन वह स्वर्ग दाव के भगवान से जुड़ी हुई है। नेदर जज ने सिर हिलाया और फिर उसने लिटिल स्काई की तरफ देखा। चाहे आप स्वर्ग दाव के भगवान हो या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वर्ग दाव की आंखों को आदेश दे सकते हैं। मेरा नेदर पवेलियन भी मारना नहीं चाहता, तो आप उन्हें मेरे नेदर पवेलियन के अधीन रहने और आज्ञा मानने के लिए क्यों नहीं कहते? इस तरह मेरे नेदर पवेलियन को बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मेरा सिस्टम सुरक्षित रहेगा। क्या यह जीत जीत की स्थिति नहीं है? लिटिल स्काई ने लंबे समय तक नेदर जज को देखा और कहा, क्या नेदर पवेलियन बहुत मजबूत है? नेदर जज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, आप जानना चाहते हैं? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में ऐसा करता हूं। नेदर जज ने सिर हिलाया। एक क्षण बाद वह लिटिल स्काई की ओर बढ़ा। अचानक लिटिल स्काई के सामने एक छोटा लड़का दिखाई दिया और जब उसने नेदर जज को उनकी ओर बढ़ते देखा तो उसका चेहरा बिना किसी बदलाव के रहा। उसने बस अपनी बांसुरी उठाई और एक संगीत नोट सामने आया। टकराना। आकाश में जोरदार विस्फोट हुआ और एक विशाल क्षेत्र में हिंसक रूप से कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष ढहने वाला है। लगभग 10 सांसों के बाद आकाश एक बार फिर शांत हो गया। इस समय नेदर जज वापस वहीं आ गया था जहां वह कुछ क्षण पहले था, और वह अपनी आंखों में गंभीर भाव के साथ उस युवा लड़के को घूर रहा था। जहां तक फैन यिन्यू और अन्य लोगों का सवाल है, वे बेहद हैरान थे, क्योंकि वे नेदर जज की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह नेदर पवेलियन में सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में था। फिर भी अब उनके सामने खड़ा युवा लड़का वास्तव में नेदर जज का विरोध करने में सक्षम था। इस बीच नन्हा आकाश अचानक बोला, छोटा पहिया, अपने आप को संयमित करो। इस दुनिया को नुकसान मत पहुंचाओ। लड़के ने लिटिल स्काई की तरफ देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, उसे मुट्ठी में जकड़ा और उसे घुमाया, विश्व विभाजक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर का स्थान तुरंत परतों में संघनित होने लगा। उसी समय उसके चारों ओर एक विशाल क्षेत्र में ऊर्जा की एक रहस्यमयी लहर प्रकट हुई। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसने देखा कि आसपास की जगह को किलेबंद कर दिया गया था। नहीं, सख्ती से कहें तो यहाँ की जगह को मेराक सिस्टम से अलग कर दिया गया था। कितने मजबूत! यांग ये अकेली नहीं थी जो इस तरह सोचती थी, बाकी लोग भी यही सोचते थे। आखिरकार सिर्फ भयावह शब्द ही उस ताकत का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था जो अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को तुरंत मजबूत कर सके और काट सके।
फैन यिन्यू ने लड़के को लंबे समय तक देखा और कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे जैसा विशेषज्ञ इस दुनिया में मौजूद होगा। लड़का उदासीनता से बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझसे कौन लड़ेगा? इस बीच नेदर जज आगे बढ़ा, आओ, मुझे अपनी ताकत का अनुभव करने दो। लड़के ने सिर हिलाया, तो आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। उसी समय नेदर जज की आकृति भी वहीं गायब हो गई। विस्फोटों को अंतरिक्ष में दूर तक गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाने में अधिक समय नहीं लगा। फैन यिन्यू ने लिटिल स्काई को देखा, यह दुनिया मेरे निचले मंडप का विरोध नहीं कर सकती। लिटिल स्काई बहुत देर तक चुप रही। अचानक उसने फैन यिन्यू और बाकी लोगों की तरफ देखा, आप सभी आज ही जाने का सपना देख सकते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, किन, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। जैसे ही लिटिल स्काई ने बोलना समाप्त किया, एक पैर वाली महिला अचानक लिटिल स्काई के पीछे से धीरे धीरे बाहर आई। यह किन था। किन लिटिल स्काई के पास गई और उसे गले लगा लिया और फिर उसने फैन यिन्यू को देखा, चलो लड़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हथेली पर एक शुद्ध सफेद फूल दिखाई दिया। फूल को देखकर फैन यिन्यू की अभिव्यक्ति बदल गई, एक परमिता फूल। आपके पास वास्तव में एक परमिता फूल है। वे कहते हैं कि परमिता फूल को खून में बदलने में 1000 साल लगते हैं और मुरझाने में भी 1000 साल लगते हैं। फूल और उसके पत्ते कभी नहीं मिलते। लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसने भी इसके बारे में सिर्फ सुना था और कभी इसे देखा नहीं था। उसने इसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया था। इसके अलावा इससे मृत्यु की एक मजबूत आभा निकलती थी। फैन यिन्यू की बात सुनकर किन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, तुम वास्तव में इसे पहचानते हो। इस फूल को उगाना बहुत मुश्किल है और मैंने इसे जीवित रखने के लिए अनगिनत लाशों, मृत्यु ऊर्जा और यिन ऊर्जा को इकट्ठा किया है। फैन यिन्यू ने किन को घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? किन ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या यह महत्वपूर्ण है? फैन यिन्यू चुप हो गई। इस समय वह जानती थी कि नेदर पवेलियन ने लिटिल स्काई को कम आंका था। शुरुआत में उसने महसूस किया था कि नेदर पवेलियन के लिए मेराक सिस्टम को जीतना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि वह मेराक सिस्टम में बहुत लंबे समय से रह रही थी और वह यहाँ के हर विशेषज्ञ के बारे में जानती थी। लेकिन इस समय उसे एहसास हुआ कि ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिनके बारे में वह नहीं जानती थी। उसे ये सभी विशेषज्ञ कहाँ से मिले? इस समय फैन यिन्यू को पीछे हटने की इच्छा थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि नेदर पवेलियन ने मेरिक सिस्टम की ताकत को बहुत कम आंका था। अगर वे अब बलपूर्वक हमला करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पीछे हटना और फिर से संगठित होना अभी सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि लिटिल स्काई ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, किन, उसे पीटें। उसे पीट पीट कर मार डालें। किन ने सिर हिलाया। वह हमला करने ही वाली थी कि यांग ये, जो अब तक लड़ाई देख रहा था, अचानक फैन यिन्यू से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। शाओयाओ कहाँ है? इससे पहले उसे लगा था कि डिंग शाओयाओ मर चुकी है। लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि यह समझ में नहीं आ रहा है। फैन यिन्यू उस तरह की व्यक्ति नहीं लग रही थी जो अपने शिकार की लाशों को नष्ट करके उसके सारे निशान मिटा देगी। इसके अलावा लिटिल स्काई ने उस कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन उसे वहां डिंग शाओयाओ की आभा नहीं मिली। आखिरकार भले ही लाश नष्ट हो गई हो, लेकिन उस क्षेत्र में मौत की आभा बनी रहेगी। हालांकि कमरे में डिंग शाओयाओ की मौत की आभा नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि डिंग शाओयाओ जीवित था। फैन यिन्यू ने यांग ये को देखा, वह बहुत सुरक्षित जगह पर है। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यांग ये ने उसकी आवाज सुनकर राहत की सांस ली। निश्चित रूप से डिंग शाओयाओ जीवित था। यांग ये पूछने ही वाला था कि डिंग शाओयाओ कहाँ है, लेकिन फैन यिन्यू ने उसे नकारते हुए हाथ हिलाया और किन की ओर देखा, आओ, मुझे देखने दो कि किंवदंती का परमिता फूल कितना मजबूत है। किन ने सिर हिलाया, मुझे भी यह पसंद आएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। फैन यिन्यू ने भालाधारी अधेड़ व्यक्ति को देखा और कहा, कोई जल्दबाजी में काम मत करो। उसके बाद उसने अपना दाहिना पैर हल्के से नीचे टैप किया और वहीं गायब हो गई। एक बार जब फैन यिन्यू गायब हो गया, यांग ये लिटिल स्काई के पास गया और फिर उसने भाला चलाने वाले आदमी के समूह पर नजर डाली। आप उन्हें नष्ट करने के लिए अपने अन्य दोस्तों को बुला सकते हैं। वह यह नहीं भूला था कि लिटिल स्काई के दो और रहस्यमय दोस्त थे। अगर स्वर्ग की आंखें दाव अपने उन दो दोस्तों के साथ सेना में शामिल हो जाती और स्प्राइट किंग्स भी लड़ाई में शामिल हो जाते, तो इन सभी साथियों का सफाया करना वाकई मुश्किल नहीं होता। लिटिल स्काई ने यांग ये की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मूर्ख। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लिटिल स्काई ने धीरे से कहा, अगर वे नेदर पवेलियन की पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अभी नष्ट कर दूंगा। हालांकि वे नहीं हैं। वे नेदर पवेलियन की ताकत का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इसलिए मैं अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखा सकता।
समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। वास्तव में, भले ही नेदर पवेलियन ने इतने सारे विशेषज्ञ भेजे थे, लेकिन वे सभी विशेषज्ञ नहीं थे जो नेदर पवेलियन के पास थे। अगर लिटिल स्काई ने अब अपने सभी ट्रम्प कार्ड उजागर कर दिए, तो वह पूरी तरह से रक्षात्मक और निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगी। अचानक, लिटिल स्काई ने कहा, हालांकि, हम उन्हें जीवित भी नहीं छोड़ सकते। बोलते समय उसने हल्के से अपने हाथ आपस में ताली बजाई। टकराना। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक बड़ी सी आंख दिखाई दी। 2 सांस के बाद अंतरिक्ष के भीतर से स्वर्गदाव की कई आंखें लगातार दिखाई देने लगीं। कुछ ही देर में पूरा आसमान उनसे ढक गया। इस समय, भालाधारी व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया था। इस बीच, लिटिल स्काई ने अचानक भालाधारी आदमी के समूह की ओर इशारा किया, उन पर प्रहार करो। उन्हें मार डालो। मैं, लिटिल स्काई, हत्यारे पागल, यांग ये से सीखने जा रहा हूँ। मैं एक नरसंहार करने जा रहा हूँ। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। यांग यी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। तो वह सोचती है कि मैं एक हत्यारा पागल हूँ। उसने उसकी तरफ देखा। इस पल, उसके चेहरे पर चमकीली मुस्कान गायब हो गई थी, और अब वह बर्फीली ठंड थी। इसके अलावा, उसकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा था। यांग ये जानता था कि लिटिल स्काई वास्तव में गुस्से में था। लिटिल स्काई आमतौर पर गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन जब वह गुस्सा हो जाती थी तो वह भी उससे डरने लगता था। जैसे ही लिटिल स्काई ने आदेश दिया, आकाश में स्वर्गीय दाव की आंखों ने तुरंत दिव्य बिजली के कई बोल्ट छोड़े जो भाला चलाने वाले आदमी के समूह पर गिरे। भले ही मेराक सिस्टम में स्वर्ग दाव की कई आंखें थीं, लेकिन अभी आसमान में केवल 60 से ज्यादा थीं। आखिरकार, स्वर्ग दाव की हर एक आंख पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए खतरा नहीं बन सकती। स्वर्ग दाव की दूसरी आंखें इतनी मजबूत नहीं थीं, इसलिए यहां आना उनके जीवन को देने से अलग नहीं होगा। यद्यपि वहां केवल 60 से अधिक दिव्य बिजली के बोल्ट थे, फिर भी उनमें निहित ऊर्जा के कारण भालाधारी व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरे अत्यंत भद्दे हो गए। भालाधारी आदमी एक पल के लिए चुप रहा, और फिर अचानक उसने लिटिल स्काई को देखा, तुम सब उनसे निपटो, मैं उसे पकड़ने जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह लिटिल स्काई की दिशा में आगे बढ़ गया। इस बीच, उसके पीछे खड़े काले वस्त्रधारी अन्य व्यक्ति ऊपर की ओर उछले, ताकि उनके ऊपर आकाश में चमक रही दिव्य बिजली को रोका जा सके। लिटिल स्काई का चेहरा भावशून्य था क्योंकि वह भालाधारी आदमी को अपनी ओर बढ़ते हुए देख रही थी। जब वह अधेड़ उम्र का आदमी उससे सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर था, तो अचानक तलवार की आवाज गूंजी और फिर तलवार की ऊर्जा की किरण चमक उठी। टकराना। एक धमाका हुआ और फिर अधेड़ उम्र का आदमी रुक गया। इस बीच, यांग ये लिटिल स्काई के सामने आ गया था। उसने हमला क्यों किया? दरअसल, यह बहुत सरल था। उसका ब्लड मैडन और अन्य लोगों के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसका नेदर पवेलियन के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अब, नेदर पवेलियन लिटिल स्काई को मारना चाहता था और लिटिल स्काई उसका दोस्त था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसकी मदद की। इस बीच, लिटिल स्काई ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोला, मैंने कभी युद्ध में आपकी मदद नहीं की, तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराया। उसने उससे कुछ नहीं कहा और बस मुड़कर नाशपाती लिए अधेड़ उम्र के आदमी की ओर चल दिया। लिटिल स्काई बहुत देर तक चुप रही और पीछे से यांग ये को देखती रही, और फिर वह हल्के से बोली, क्या मूर्ख आदमी है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये को देखा, और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं इसे आजमाना चाहूंगी। भालाधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर वह वहीं गायब हो गया। वह यांग ये के सामने था जब उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई और फिर उसका भाला यांग ये के माथे के बीचों बीच जा लगा। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत तेज था। वह उसकी हरकतें बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। इसलिए, यांग ये अधेड़ उम्र के आदमी को देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसे अपने दिल का इस्तेमाल करना पड़ा। जब भाले की नोक यांग यी के माथे के केंद्र से आधे इंच से भी कम दूरी पर थी, तो एक तलवार की नोक अचानक भाले की नोक से टकराए। झनकार। एक स्पष्ट और जोरदार आवाज गूंजी। भाला हिंसक रूप से हिल गया और उसका प्रक्षेप पथ बदल गया, जिससे वह यांग ये के कान से टकराया। हालांकि, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपनी कलाई मोड़ ली, और भाला तुरंत छुरा घोंपने की गति से व्यापक गति में बदल गया। अगर यह उस पर लगा, तो यांग ये का सिर निश्चित रूप से उसके शरीर से अलग हो जाएगा। सौभाग्य से, यांग ये बिल्कुल भी धीमा नहीं था। उसका शरीर ठीक उसी समय पीछे की ओर मुड़ गया था जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने वार को व्यापक प्रहार में बदल दिया था, जिससे यांग ये उस घातक प्रहार से बच गया। उसी समय, उसने अपने दाहिने पैर को हल्के से नीचे टैप किया, और आगे की ओर बढ़ते हुए उसका शरीर एक अजीब मुद्रा में था। हालांकि, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भाला अचानक रुक गया, और फिर अचानक नीचे की ओर गिर गया। यांग यी ने जब यह देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, और उसकी तलवार तुरंत आक्रामक वार से रक्षात्मक वार में बदल गई। टकराना। यांग यी का शरीर जमीन पर गिर गया। इस बीच, अधेड़ उम्र के आदमी का भाला जमीन की ओर बढ़ गया। यांग ये ने फिर से अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। टकराना।
यांग ये को 1 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया। इस समय यांग ये के मुंह के कोने पर लाल रंग का एक हल्का सा निशान था। साथ ही उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। दरअसल यह सिर्फ उसका हाथ नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग टूट गए हों। वह वास्तव में शक्तिशाली है। यांग ये ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत एक हाथ वाली महिला और एक हाथ वाले पुरुष से कहीं ज्यादा थी। भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार दिल था, लेकिन युद्ध में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की वृत्ति उससे कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की युद्ध करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत और गति भी उससे कहीं अधिक थी। अगर वह युद्ध के दौरान जरा सी भी गलती करता तो वह तुरंत मारा जा सकता था, क्योंकि उसकी शारीरिक सुरक्षा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के भाले के सामने नहीं टिक सकती थी। अगर वह भाले से घायल हो जाता तो वह अपंग हो जाता, भले ही वह मौत से बच जाता। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल बाद तलवार भगवान की मुहर ने उसके माथे पर प्रकाश की एक चमकदार किरण उत्सर्जित की और उसकी तलवार की मंशा को वापसी रैंक तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसी समय उसकी तलवार गायब हो गई। पुनर्जन्म तलवार जो दो प्रकार के इरादों से बड़ी थी। मध्यम आयु वाले व्यक्ति का चेहरा शांत रहा और उसने अपना भाला आगे बढ़ा दिया। टकराना। यांग यी और अधेड़ उम्र के आदमी के बीच से एक भयानक ऊर्जा की लहर तुरंत फूट पड़ी। यह चारों ओर फैल गई और आसपास के स्थान में लहरें उठने लगीं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यांग यी और मध्यम आयु वाला व्यक्ति अभी भी वहीं खड़े थे जहां वे खड़े थे। यांग यी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसके हमले को इतनी आसानी से कुचल दिया था। मध्यम आयु वाले व्यक्ति की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसने ऊपर देखा और फिर उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि नेदर पवेलियन के 20 से ज्यादा काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ युद्ध में मारे गए थे। इसके अलावा हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। पीछे हटना। यह विचार अधेड़ उम्र के आदमी के मन में आया, लेकिन उसे इसे अस्वीकार करने में देर नहीं लगी। अगर वे अभी पीछे हट गए तो और भी लोग मरेंगे। लेकिन अगर लड़ाई जारी रही तो बहुत संभावना थी कि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो नीदरलैंड पवेलियन भी इस तरह के नुकसान को सहन नहीं कर पाएगा। कुछ क्षण के लिए शांति छा गई और फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक लिटिल स्काई को देखा और फिर एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर उसकी ओर बढ़ गया। इस समय वह अच्छी तरह से जानता था कि मौजूदा स्थिति को हल करने का एकमात्र तरीका लिटिल स्काई को पकड़ना था। जब तक वह पकड़ी जाती तब तक लड़ाई का फैसला हो जाएगा। लिटिल स्काई का चेहरा उदासीन रहा जब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी उस पर हमला कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया और यह यांग ये था जिसने हमला किया। यांग ये फिर से लिटिल स्काई के सामने आया। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में एक खौफनाक चमक उठी जब उसने यांग ये को फिर से लिटिल स्काई के सामने खड़ा देखा। भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना भाला यांग ये पर भोंक दिया। इस समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। दरार। अधेड़ उम्र के आदमी के भाले की नोक के पास की जगह तुरंत फट गई। साथ ही उसके आसपास की जगह भी हिंसक रूप से हिलने लगी। यांग यी की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी और फिर उसके भीतर से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। एक पल में उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी की एक परत से भर गया। दानव देवता की ऊर्जा। यांग ये की अपनी ताकत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी, इसलिए उसके पास दानव भगवान की ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब दानव देवता की ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई तो उसकी शक्ति तुरंत 5 गुना बढ़ गई और यहां तक उसकी सुरक्षा भी काफी बढ़ गई। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भाला यांग ये के सामने आ गया था। जैसे ही वह आया, अदृश्य शक्ति की एक लहर यांग ये की ओर बढ़ गई। यांग ये को तुरंत घुटन महसूस हुई और उसका पूरा शरीर ऐसा लगा जैसे फटने वाला है। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी हथेली को पलटा और प्राचीन म्यान उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने उसे म्यान में डाल लिया और फिर उसे खींचकर तेजी से घुमाया। ओह! आसमान में तलवार की आवाज गूंजी और फिर एक और जोरदार धमाका हुआ। उसी समय एक विशाल क्षेत्र में जगह तुरंत फट गई, जबकि उससे भी दूर अंतरिक्ष में उबलते पानी की तरह लहरें उठने लगीं। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद पूरा क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो गया। यांग यी और मध्यम आयु वाला व्यक्ति लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे। इस समय यांग ये के मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। इसके अलावा उसका शरीर फट गया था और उसके अंदर से लगातार खून बह रहा था, जिससे वह खून में भीग गया था। जहां तक उम्र के व्यक्ति की बात है तो उसकी हालत काफी बेहतर थी। उसके शरीर पर सिर्फ 2 चोटें थीं। जाहिर है, टक्कर में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बढ़त हासिल हुई थी। लिटिल स्काई यांग ये के पास गया और धीरे से बोला, क्या तुम ठीक हो? यांग ये जोर से हंसा, क्या मैं ठीक दिख रहा हूं?
इस बार वह लगभग टुकड़ों में बिखर गया था। सौभाग्य से उसके अंदर की आदिम बैंगनी ऊर्जा लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी, अन्यथा सिर्फ उस टक्कर ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया होता। उनके अनुमान के अनुसार भालाधारी व्यक्ति की शक्ति पुनर्जन्म क्षेत्र से भी अधिक थी। लिटिल स्काई ने यांग ये की छाती पर लगी चोट को छुआ और कहा, भले ही आपको इतनी गंभीर चोटें लगी हों, लेकिन इससे लाभ भी होगा। यांग ये ने सिर हिलाया। यह सच था। अधेड़ उम्र के आदमी के साथ लड़ाई ने उसे कई बातें समझने का मौका दिया। जहां तक उसका सवाल था, इस लड़ाई से उसे जो अनुभव मिला था, वह कई सालों की कड़वी साधना से कहीं ज्यादा था। उसे हमेशा लगता था कि अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए लड़ाई ही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे कोई कैसे भी साधना करे, अंत में उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, यह अब खत्म होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति यांग ये और लिटिल स्काई के सामने प्रकट हुई। यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन लिटिल स्काई ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अनुमति दो। यांग ये उसे सुनकर खुश हुआ, क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मेरा मतलब था कि मुझे मदद लेने की अनुमति दी जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया। एक पल में उसके सामने आग की एक छोटी सी गेंद प्रकट हुई। एक पल बाद उसमें से भयानक लपटों की एक लहर निकली। लपटों की लहर बहुत तेज थी और इसने तुरंत भाला चलाने वाले आदमी को घेर लिया। हेवनब्लेड सम्राट ज्वाला। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह हेवनब्लेड सम्राट ज्वाला थी जिसके बारे में लिटिल स्काई ने पहले बात की थी। भले ही यह दिव्य यिन ज्वाला से कमतर थी, लेकिन एक नज़र ने उसे बता दिया कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह भी विरोध कर सके। लपटों की लहर में प्रकाश की असंख्य किरणें लगातार निकल रही थीं। इन प्रकाश किरणों ने लपटों की लहर को खंडों में विभाजित कर दिया। हालांकि लपटों को अंतराल को कम करने और भालाधारी व्यक्ति को घेरने में बस एक पल लगा। सोलर ड्रीम स्ट्राइक। अचानक आग की लपटों के बीच से अधेड़ उम्र के आदमी की भयंकर चीख गूंजी। उसके बाद रोशनी की एक किरण ऊपर की ओर उठी। लगभग 300 मीटर ऊपर जाने के बाद वह अचानक नीचे की ओर गिर गई। टकराना। एक विस्फोट हुआ। आग की लपटें सुनामी की तरह उठीं और उन्होंने तुरंत ही आसपास के वातावरण को आग के सागर में बदल दिया। हालांकि आग की लपटों को बिना किसी निशान के गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसी समय लिटिल स्काई के सामने आग की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी। दूर खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ही दयनीय हालत में दिख रहा था। उसके भाले की नोक टूटी हुई थी और उसकी छाती काली पड़ गई थी। इसके अलावा उसका आधा चेहरा क्षत विक्षत था, जिससे वह बहुत ही भयानक लग रहा था। कमाल है। यांग ये ने फिर से आग की छोटी गेंद पर नजर डाली। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने खुद उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ताकत का अनुभव किया था, लेकिन हेवनब्लेड सम्राट की ज्वाला ने वास्तव में उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था। यह असाधारण रूप से मजबूत था। अधेड़ उम्र के उस आदमी की आंखों में बहुत ही गंभीर भाव थे। जाहिर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि आग का ऐसा गोला अचानक प्रकट हो जाएगा, और यह वास्तव में इतना शक्तिशाली था। अचानक छोटे आकाश ने कहा, छोटी ज्वाला, इसे जलाकर मार डालो। आग की छोटी सी गेंद थोड़ी सी हिली और फिर वह आग के एक खंभे में बदल गई जो अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ी। यह इतनी तेज थी कि यांग ये उसे साफ साफ देख भी नहीं पाया। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर अधेड़ उम्र का व्यक्ति 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जैसे ही उसने खुद को रोका, आग की छोटी सी गेंद फिर से उसके सामने आ गई और फिर फट गई। यह एक अग्नि फीनिक्स में बदल गई जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घेर लिया। अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से वहां निष्क्रिय खड़ा होकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपना भाला तेजी से घुमाया। इस समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। अग्नि फीनिक्स के केंद्र से लगातार प्रकाश की कई किरणें निकल रही थीं। शुरुआत में अग्नि फीनिक्स को 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में काटा गया था, लेकिन हर बार जब इसे काटा जाता तो यह तेजी से ठीक हो जाता। इसलिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगातार इसके घेरे में रहता था। इसी तरह लगभग 15 मिनट बीत गए और धीरे धीरे आसपास का वातावरण शांत हो गया। ज्वाला बिखर गई और लपटों का छोटा गोला लिटिल स्काई की ओर लौट आया, जबकि अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनसे बहुत आगे नहीं खड़ा था। अधेड़ उम्र का आदमी काफी देर तक आग के गोले को देखता रहा और फिर उसने कहा, कितनी तेज। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप धीरे धीरे अलौकिक हो गया और वहीं गायब हो गया। वह मृत है। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी नजर फिर से आग की लपटों पर पड़ी। दिव्य यिन ज्वाला के अलावा यह अब तक की सबसे शक्तिशाली ज्वाला थी जिसे उसने देखा था। लिटिल स्काई का चेहरा उदासीन बना रहा। उसने काले वस्त्र पहने विशेषज्ञों की ओर देखा जो अभी भी स्वर्गदाव की आंखों से युद्ध कर रहे थे। इस समय काले वस्त्र पहने 50 से भी कम लोग बचे थे और स्वर्गदाव की 1 दर्जन से ज्यादा आंखें भी गायब हो गई थीं। लिटिल स्काई ने उन्हें बहुत देर तक देखा और फिर वह ठंडे स्वर में बोली, उन सबको मार डालो।
आग की छोटी सी गेंद थोड़ी सी हिली और फिर आग के अनगिनत खंभे आसमान में उठ गए। स्वर्ग की आंखों के खिलाफ लड़ रहे काले वस्त्र पहने लोगों ने यह देखा और उनके हाव भाव काफी बदल गए। स्वर्ग की आंखों के साथ निपटना बेहद मुश्किल था। अब जब ये रहस्यमय और शक्तिशाली लपटें उन पर बरस रही थीं, तो वे उनका विरोध कैसे करेंगे? हालांकि उनके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आकाश में स्वर्गदाव की आंखों ने उन पर ताला लगा दिया था। अगर वे भागना चाहते थे, तो एकमात्र रास्ता आकाश महाद्वीप की ओर भागना था। मेरिक सिस्टम से बचने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए स्वर्गदाव की आंखों को नष्ट करना होगा। वे दोनों ओर से दुश्मनों का सामना कर रहे थे। आसमान में लगातार तीखी चीखें गूंज रही थीं। कुछ ही सांसों में 6 काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ मारे गए, और जिस गति से वे मर रहे थे वह लगातार बढ़ती जा रही थी। यांग ये ने लिटिल स्काई की तरफ देखा। इस समय उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। वह वास्तव में गुस्से में थी। वास्तव में यह समझ में आता था, लिटिल स्काई वास्तव में इस दुनिया की बहुत परवाह करती थी, लेकिन नेदर पवेलियन इस दुनिया को लूटना चाहता था। इसलिए यह लिटिल स्काई के लिए बिल्कुल असहनीय था। काली पोशाक पहने विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस समय उनमें से केवल 30 ही बचे थे। टकराना। अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर पूरा इलाका हिंसक रूप से हिल गया। उसके बाद नेदर जज और छोटा लड़का प्रकट हुए। काले वस्त्र पहने उन विशेषज्ञों के हाव भाव तुरंत बदल गए थे जब उन्होंने नेदर जज को देखा, क्योंकि नेदर जज का दाहिना हाथ गायब था। इसके अलावा उसकी छाती में एक जेड बांसुरी फंसी हुई थी। नीदरलैंड जज हार गया था। इस समय सभी काले वस्त्रधारी विशेषज्ञों को थोड़ी निराशा महसूस हुई। नेदर जज ने लड़के को बहुत देर तक देखा और कहा, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो। लड़के ने नेदर जज की ओर देखा, तुम खुद भी बुरे नहीं हो। अनफिटेड वन और उसके अलावा तुम सबसे मजबूत विशेषज्ञ हो जिनसे मैं मिला हूं। वह नेदर जज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने लिटिल स्काई को देखा। वह लड़के ने आकाश में स्वर्गदाव की आंखों को देखा और फिर उसने कहा, मैं नेदर पवेलियन को नहीं जानता, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह निश्चित रूप से बेहद मजबूत है। हालांकि भले ही आप अंत में इस ब्रह्मांड को सफलतापूर्वक जीतने में सक्षम हो, लेकिन आपको एक ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसे आप सहन नहीं कर सकते। नेदर जज ने धीमी आवाज में पूछा, क्यों? लड़के ने नेदर जज की ओर देखा, क्योंकि उसे इस ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों ने चुना था। वे उससे प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यहां तक कि उन्मुक्त व्यक्ति ने भी उसका सम्मान किया और उसे चुनौती नहीं दी। नेदर जज ने लिटिल स्काई की ओर देखा और चुप हो गया। इस बीच आसपास का स्थान एक बार फिर हिल गया, और फिर किन और फैन येन्यू यहां प्रकट हुए। आसपास के काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ फैन येन्यू को देखकर और भी निराश हो गए। इस समय फैन येन्यू के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। इसके अलावा उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह एक बूढ़ी औरत की तरह थी जो मरने की कगार पर थी। जहां तक किन की बात है, तो वह दिखने में तो ठीक लग रही थी। हालांकि उसके हाथ में रखा परमिता फूल मुरझा गया था। नेदर जज ने फैन येन्यू की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। वह उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक पैर वाली युवा लड़की वास्तव में उसे इस स्थिति में ला पाएगी। इस समय उसे पता चल गया था कि नेदर पवेलियन ने अपने दुश्मन को कम करके आंका था। उसने सचमुच अपने दुश्मन को कम करके आंका था। किन लिटिल स्काई के पास गई और फिर धीरे से बोली, लिटिल स्काई, मैं उसे नहीं मार सकती। माफ करना। छोटे आकाश ने किन का हाथ थाम लिया और कहा, यह ठीक है। उसकी साधना के क्षेत्र में विशेषज्ञों को मारना बहुत मुश्किल है। उसका जीवनकाल समाप्त कर देना और उसकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देना ही काफी है। किन ने सिर हिलाया और फिर उसने अपने हाथ में रखे परमिता फूल को देखा, जबकि उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। यह वास्तव में अफसोस की बात है, लेकिन यह ठीक है। मैं भविष्य में एक और फूल उगा सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत समय है। लिटिल स्काई ने किन को गले लगाया और फिर वह यांग ये की ओर देखने लगी। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यांग ये ने सिर हिलाया। यह क्या है? उसने किन के एकमात्र पैर की ओर देखा और कहा, उसका दूसरा पैर वापस उगाने में उसकी मदद करो, ठीक है? यांग ये ने किन की ओर देखा और कहा, बेशक, यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि साधना के अपने क्षेत्र में क्या वह यह काम खुद नहीं कर सकती? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। वह थोड़ी खास है। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगी। जब तक तुम मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, तब तक कोई बात नहीं। बोलते हुए वह नेदर जज के समूह की ओर देखने लगी। मैंने आप सभी को एक मौका दिया था, लेकिन आपने इसका महत्व नहीं समझा। इसलिए मर जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया। किन, युवा लड़का और आग की गेंद ने तुरंत नीदरलैंड जज के समूह पर हमला किया। पीछे हटो। जितना हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करो। नेदर जज ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। वह घूमा और अंतरिक्ष में चला गया और फिर उसने अपना ब्रश ऊपर की ओर लहराया।
टकराना। उसके ऊपर के स्थान में तुरंत ही एक बड़ी दरार पड़ गई और फिर वह पलटा और लड़के तथा अन्य लोगों पर हमला कर दिया। काले वस्त्र पहने विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। इस बीच नेदर जज की आवाज एक बार फिर गूंजी, दूत फैन, उन्हें ले जाओ और चले जाओ। मेरी मौत को व्यर्थ मत जाने दो। मंडप मास्टर से कहो कि कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नेदर जज पहले से ही युवा लड़के और अन्य लोगों के सामने था। उसके बाद उसने एक उंगली बाहर निकाली और उसे अपने माथे के केंद्र पर जोर से दबाया। एक पल में उसके भीतर से एक अत्यंत भयानक आभा निकली और आभा ने तुरंत युवा लड़के और अन्य लोगों को लगभग 3 किलोमीटर पीछे उड़ा दिया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। नेदर जज का पेट तेजी से बढ़ने लगा और उसकी आभा बेहद हिंसक हो गई। आत्मविस्फोट। यह दृश्य देखकर यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव बदल गए। यांग ये की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नेदर जज आत्मविस्फोट का विकल्प चुनेंगे। अगर नेदर जज जैसा विशेषज्ञ खुद को विस्फोट कर ले तो विस्फोट कितना भयानक होगा। युवा लड़के और किन की आंखों में गंभीर भाव थे। लड़के ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। पुनर्जन्म। एक पल में उसकी दाहिनी हथेली पर एक काला भंवर दिखाई दिया और फिर वह बड़ा होता गया। एक पल में उसने कई किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। विशाल काले भंवर के भीतर लगातार विस्फोट हो रहे थे। साथ ही यह हिंसक रूप से कांप रहा था, जैसे कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। बस इसी तरह यह बहुत लंबे समय तक चलता रहा। अंत में विशाल काला भंवर फट गया और हिंसक ऊर्जा की अनगिनत लहरें आसपास की ओर पागलों की तरह बह गईं। इस बीच किन ने अचानक अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे से बोली, शून्य। एक पल में ऊर्जा की भयानक लहर अचानक रुक गई और फिर यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि वे वास्तव में नष्ट हो गए थे। पूरा क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। इस बीच फान यिन्यू और अन्य लोग गायब हो गए थे। नन्ही स्काई के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने लड़के और किन को देखा और फिर उसने कहा, आराम करो। युद्ध शायद अभी शुरू ही हुआ है। लड़के ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर वह पलटकर वहीं गायब हो गया। किन लिटिल स्काई के पास गया और धीरे से बोला, वे सभी बहुत मजबूत हैं। लिटिल स्काई ने जवाब में सिर हिलाया, मुझे पता है। किन ने आगे कहा, छोटे आकाश, तुम्हें जल्द से जल्द याद करना होगा कि कैसे लड़ना है। लिटिल स्काई ने आसमान की ओर देखा और बहुत देर तक चुप रहा। इतने साल पहले मुझे लगा कि मेरी ताकत बहुत ज्यादा है और अगर मैं लड़ूंगा तो यहाँ मौजूद असंख्य जीवों को नुकसान पहुंचाऊंगा। इसलिए मैंने गहरी नींद में जाने से पहले अपनी क्षमता को सील कर दिया। अब ऐसा लगता है कि मैं वाकई काफी अपरिपक्व था। कम से कम अब तुम्हें एहसास तो हुआ। इस बीच यांग ये लिटिल स्काई के पास गया और बोला, लिटिल स्काई, तुम स्वाभाविक रूप से दयालु हो और यह गलत नहीं है। हालांकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ दयालुता बेकार है। तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे। दयालुता एक ऐसी चीज है जिसे तुम बनाए रख सकते हो, लेकिन तुम इसका अतिरेक नहीं कर सकते। लिटिल स्काई ने थोड़ा सिर हिलाया। अचानक उसने यांग ये को देखा और पूछा, अगर 10 नेदर हॉल की महिलाएं अगली बार आएं तो तुम क्या करोगी। यांग ये दंग रह गया। उसने ऐसी संभावना के बारे में नहीं सोचा था। अगर ब्लड मैडन और बाकी लोगों को भेजा गया तो मैं क्या करूंगा। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। नेदर पवेलियन बहुत मजबूत था, लेकिन लिटिल स्काई का पक्ष भी कमजोर नहीं था। यह कहा जा सकता है कि अगर नेदर पवेलियन इस ब्रह्मांड पर आक्रमण करने पर अड़ा रहा तो अंतिम परिणाम निश्चित रूप से ऐसा होगा जहां दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड मैडन और अन्य की बलि भी दी जा सकती है। यह कुछ ऐसा था जो वह नहीं चाहते थे कि घटित हो। लिटिल स्काई यांग ये के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर वे इस ब्रह्मांड को लूटना चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपनी बात समाप्त करते ही वह मुड़ी और चली गई। यांग ये मौके पर चुप रहा। वह लिटिल स्काई के गुस्से को अच्छी तरह समझता था। भले ही वह आमतौर पर काफी लापरवाह थी, लेकिन वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो बहुत सिद्धांतवादी थी। वह नहीं जानता था कि लिटिल स्काई स्वर्ग दाव का स्वामी था या नहीं, लेकिन वह वास्तव में इस दुनिया की परवाह करती थी। यह कहा जा सकता है कि मेराक सिस्टम उसका रिवर्स स्केल था। इस बीच किन अचानक यांग ये के पास चला गया। जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, क्योंकि वह काफी असहज महसूस कर रहा था और उसे लगा कि उसे उससे थोड़ा डरना चाहिए। किन ने यांग ये की ओर देखा और पूछा, तुम डर गई हो। यांग ये एक पल के लिए झिझका और अपना सिर हिलाया, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना। किन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, तुम्हारे अंदर जो हत्या की आभा है वह बहुत मजबूत है और यहाँ तक तुम्हारे द्वारा उत्सर्जित क्रूरता की आभा भी बहुत मजबूत है। यांग ये ने सिर हिलाया, यह है। किन काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, लिटिल स्काई एक अच्छा इंसान है। यांग ये ने उसकी ओर देखा, तुम क्या कहना चाह रही हो।
किन ने जवाब दिया, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैं ऐसा चाहती हूँ? किन ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, लिटिल स्काई तुमसे दोस्ती करने को तैयार है, इसलिए वह निश्चित रूप से तुम पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान नहीं लगते। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच किन ने कहा, माफ करना, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। तुम वाकई एक अच्छे इंसान नहीं लगते। यांग ये का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था और उसे उसे मारने का मन हुआ। किन ने धीरे से कहा, मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि तुम्हें अपने उन दोस्तों से कहना चाहिए कि वे लिटिल स्काई से परेशानी न मोल लें। क्योंकि लिटिल स्काई बहुत दयालु है, इसलिए उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लिटिल स्काई बहुत बहुत मजबूत है। अगर उसे याद आ गया कि कैसे लड़ना है तो तुम्हारे वे सभी दोस्त मर सकते हैं। यांग ये ने जल्दी से पूछा, वह कितनी मजबूत है? किन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे पूरा यकीन नहीं है। वैसे भी वह बहुत बहुत मजबूत है। यांग यी के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। क्या यह कुछ न कहने के समान नहीं है? इस बीच किन ने कहा, जबकि तुम काफी कमजोर हो, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम साधारण नहीं हो। अगर यह संभव है तो समय आने पर लिटिल स्काई की मदद करो। यांग ये ने जवाब दिया, आप उसके बहुत करीब लगते हैं। बेशक, किन ने आगे कहा, छोटी स्काई मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर वह नहीं होती तो मैं मर चुका होता। मैं अकेला नहीं हूं, उसके और भी बहुत से दोस्त थे। हालांकि कुछ मजबूत दोस्त यहां से चले गए हैं। नहीं तो वह नेदर पवेलियन। हम्फ, यांग ये ने पूछा, उसके और भी कई अच्छे दोस्त हैं? किन ने सिर हिलाया, बेशक। वह बहुत लंबे समय से जीवित है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों को जानती है। अगर उन्हें पता होता कि वह मुसीबत में है तो वे निश्चित रूप से उसकी मदद करने के लिए वापस आते। दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता कि वे कहां चले गए हैं। जब वह इस बिंदु तक बोली तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन पलट गया और वहीं गायब हो गया। यांग ये बहुत देर तक वहीं चुप रहा और फिर वह मुड़कर चला गया। मेराक सिस्टम पर आक्रमण की खबर पूरे स्काई महाद्वीप में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसलिए पूरे महाद्वीप में दहशत फैल गई। महाद्वीप की शक्तियों के लिए उनका पहला विचार आक्रमणकारियों के खिलाफ सेना में शामिल होने का नहीं था, बल्कि अपने सदस्यों को इकट्ठा करना और उन्हें बाहर जाने से रोकना था। आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई नहीं। जहां तक उनका सवाल है, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत को बचाए रखना है। वैसे भी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए दूसरे लोग तो होंगे ही। जहां तक लिटिल स्काई की बात है तो उसका उनसे मदद लेने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल वह समझती थी कि अगर उसने कोशिश भी की तो वे मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी तो वे एक दूसरे के खिलाफ ही साजिश रच सकते हैं। संक्षेप में, लिटिल स्काई महाद्वीप के कुलों और संप्रदायों पर भरोसा नहीं कर सकता था। स्प्राइट पैलेस। लिटिल स्काई मेजबान की सीट पर बैठी थी, जबकि स्ट्रोई उसके कंधे पर खड़ी थी और अन्य स्प्राइट किंग्स नीचे के क्षेत्र में थे। लिटिल स्काई ने स्प्राइट किंग्स की ओर देखा और कहा, क्या आप सभी दुखी हैं कि मैंने आपको आज लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया? इस बीच स्ट्रोई ने अचानक अपने पंजे भींच लिए और बार बार सिर हिलाया। वह शुरू से ही लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे यांग ये या लिटिल स्काई से कोई आदेश नहीं मिला, इसलिए वह खुद को नहीं दिखा पाई। लिटिल स्काई और यांग ये ने उसे जानबूझकर निर्देश दिया था कि जब तक उसे उनके निर्देश नहीं मिलते, उसे खुद को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। स्ट्रोई यांग ये और लिटिल स्काई के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी। दरअसल केवल लिटिल स्काई और यांग ये ही स्ट्रोई को अपनी बात सुनाने में सक्षम थे। इस बीच स्प्राइट किंग्स ने स्ट्रोई की नकल की और अपनी मुट्ठियां भी भींच लीं, और फिर उनके चेहरे पर नाखुशी के भाव प्रकट हुए। यह देखकर यांग ये की आंखों के कोने फड़क उठे। इन स्प्राइट राजाओं को लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन अब जब लिटिल स्काई ने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया था तो उनमें से सभी को लड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। लिटिल स्काई ने स्ट्रोई का सिर सहलाया और कहा, अधीर मत बनो। तुम सब शांत रहो, बहुत जल्द तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। स्ट्रोई ने जल्दी से सिर हिलाया, जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उत्साह भर गया। यांग ये ने यह देखकर अपना सिर हिलाया। लिटिल स्काई ने वाकई स्ट्रोई को गलत रास्ते पर ले गया है। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बहुत शांत था। हालांकि यांग ये जानता था कि नेदर पवेलियन निश्चित रूप से बंद नहीं होगा। आमतौर पर नेदर पवेलियन जैसी शक्तियां थोड़ी सी परेशानी से निश्चित रूप से हतोत्साहित नहीं होती। उन्होंने लिटिल स्काई को कम आंका था, फिर भी अब उन्हें मिराक सिस्टम की ताकत का अंदाजा हो गया था। इसलिए अगर वे फिर से आए तो यह स्पष्ट था कि उनकी सेना निश्चित रूप से गुणवत्ता और मात्रा दोनों में पिछले समूह से आगे निकल जाएगी। यह तो यहां तक था कि नीदरलैंड पवेलियन के पवेलियन मास्टर भी आ सकते थे। इस दौरान यांग ये निष्क्रिय नहीं बैठी। उन्होंने खेती की। भालाधारी व्यक्ति के साथ युद्ध ने उसे इस बात की गहरी समझ प्रदान की थी कि उसमें कितनी कमी थी।
यद्यपि उसके पास अनेक खजाने और दोहरे इरादे थे, फिर भी कुछ सच्चे विशेषज्ञों का सामना करने के लिए वे पर्याप्त नहीं थे। इस बार यांग ये ने एन नानजिंग को अपने साथ मुकाबला करने के लिए बुलाया। भले ही वे एक दूसरे के खिलाफ बेतहाशा नहीं लड़ेंगे, लेकिन वे बिना किसी रोक टोक के अपने पास मौजूद अनुभव और समझ का आदान प्रदान करेंगे। इसलिए उनके मुकाबलों ने उन दोनों को जबरदस्त लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी। 3 दिन बाद यांग ये ने आदिकालीन पैगोडा छोड़ दिया। जैसे ही वह आदिकालीन पैगोडा से बाहर निकला, वह स्प्राइट पैलेस से बाहर आया और देखा कि खून की तेज आभा से लथपथ एक महिला उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। यह ब्लड मैडन था। यांग ये ने पूछा, क्या नेदर पवेलियन ने हार मानने का फैसला कर लिया है? उसने अपना सिर हिलाया, असंभव। यांग ये ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि लिटिल स्काई उतना सरल नहीं है जितना आपने सोचा है। ब्लड मैडन ने थोड़ा सिर हिलाया, हमने उसकी जांच की है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम जल्द से जल्द इस दुनिया से चले जाओ। मैं गंभीर हूं, इसमें मत उलझो। यांग ये ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रक्त युवती बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, वह स्वर्गदाव की स्वामिनी हो सकती है। यांग ये ने जवाब दिया, मुझे पता है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो। क्या तुम वाकई तब तक लड़ने का इरादा रखते हो जब तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान न हो जाए? ब्लड मैडन ने यांग ये को देखा। नीदर पवेलियन सचमुच हार मान सकता था अगर वह स्वर्गदाव का स्वामी न होता। हालांकि हम अब बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। इसके अलावा हमारा नीदर पवेलियन अकेला नहीं है, अन्य शक्तिशाली शक्तियां भी हैं जो मेराक सिस्टम में आने का इरादा रखती हैं। यांग ये हैरान था, क्यों? ब्लड मैडन ने उसकी आंखों में देखा, क्या आप जानते हैं कि कौन सा खजाना उस खजाने से बेहतर है जो गुणवत्ता की श्रेणी को पार करता है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। रक्त युवती ने कहा, स्वर्ग के स्वामी दाओ। यांग ये अवाक रह गया। यांग ये ने पूछा, स्वर्ग के स्वामी दाओ एक खजाना है? ब्लड मैडन ने अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है कि वह क्या है, लेकिन वह एक खजाना बन सकती है। अगर कुछ दुर्जेय उपकरण शोधक उसे गढ़ते समय खजाने की आत्मा में बदलने में सक्षम है, तो वह खजाना। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, उसे न केवल एक उपकरण आत्मा में परिष्कृत किया जा सकता है, बल्कि उसके कई अन्य उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए, उसे नियंत्रित करना मेराक सिस्टम को नियंत्रित करने के बराबर है। यह इस हद तक भी है कि उसे एक खजाने में परिष्कृत किया जा सकता है जिसकी अपनी एक दुनिया है, ठीक वैसे ही जैसे आपके भीतर का खजाना है। यांग ये आश्चर्यचकित था, क्या उसे मेरे पास मौजूद खजाने के समान खजाने में परिष्कृत किया जा सकता है? ब्लड मैडन ने सिर हिलाया। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, क्या अन्य दुनियाओं में स्वर्ग का कोई भगवान नहीं है? ब्लड मैडन ने समझाया, हर दुनिया में स्वर्गदाव का भगवान नहीं होता। स्वर्गदाव का भगवान कौन है? यह वह है जिसने दुनिया की सभी चीजों का समर्थन प्राप्त किया है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि वे लिटिल स्काई का कैसे समर्थन करते हैं। अब मेरा नेदर पवेलियन और कुछ अन्य शक्तियां उसे स्वर्गदाव का भगवान मानती हैं। यांग ये चुप हो गया। असल में उसे लगा कि वह स्वर्गदाव की भी भगवान थी। असल में सभी को लगा कि वह स्वर्गदाव की भगवान थी। फिर भी अब लिटिल स्काई एक अनमोल खजाना बन गया था जिसे हर कोई चाहता था। ब्लड मैडन ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोली, तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली हो और तुम निश्चित रूप से भविष्य में असाधारण बनोगी। मेरी बात सुनो और इस दुनिया को छोड़ दो। इसमें मत उलझो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम अभी हस्तक्षेप कर सकती हो। यांग ये ने उसे देखा, दूसरी बहन, अगर मैं लिटिल स्काई को नहीं जानती और उसकी दोस्त नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से चली जाती। हालांकि मैं उसकी दोस्त हूं। अगर मैं दूसरों को लेकर अभी मेराक सिस्टम छोड़ दूंगी तो मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। जहां तक मेरा सवाल है, जीवन बिना किसी पछतावे के जीना चाहिए। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक उभरी, तुम छोटे दोस्त। यांग ये ने कहा, दूसरी बहन, क्या आप सभी लिटिल स्काई के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इरादा रखती हैं? ब्लड मैडन बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, अगर यह अतीत में होता तो हम निश्चित रूप से नेदर पवेलियन का समर्थन करते। फिर भी अब पवेलियन मास्टर पहले वाले पवेलियन मास्टर नहीं हैं। सच कहूं तो हम बहनें वर्तमान नेदर पवेलियन में नहीं रहना चाहती हैं। इसके अलावा हम यहां आकर लिटिल स्काई से भी नहीं लड़ना चाहते हैं। बेशक हम आपके लिए भी चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहते हैं। यांग ये ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे डर था कि वे लिटिल स्काई के साथ लड़ाई में उलझ जाएंगे। सौभाग्य से ब्लड मैडन और अन्य लोगों का लिटिल स्काई से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच ब्लड मैडन ने कहा, हालांकि जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं होता। उसने यांग ये को देखा, एक पल के लिए रुकी और आगे कहा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि यहाँ की स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। चूंकि तुम खुद को इसमें उलझाने का इरादा रखती हो तो सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं करूंगी। ब्लड मैडन ने सिर हिलाया, ध्यान रखना।
उसका आकार कांप उठा और रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में गायब हो गया। ब्लड मैडन के जाने के तुरंत बाद लिटिल स्काई यांग ये के सामने प्रकट हुआ। यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप स्वर्ग के स्वामी हैं? लिटिल स्काई बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मुझे सचमुच नहीं पता। यांग ये ने कहा, क्या आपके वे दोस्त नहीं जानते कि आप कौन हैं? लिटिल स्काई ने उसे देखा, वे सब आप जैसे ही हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी स्वर्ग दाव का स्वामी हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं स्वर्ग दाव का स्वामी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें यह भी याद नहीं है कि तुम कौन हो? तुमने वाकई बहुत बुरी नींद ली थी। छोटे आकाश ने आसमान की ओर देखा, मुझे शायद सोने का एक और मौका नहीं मिलेगा। यांग ये उसके पास गया और उसके सिर को धीरे से सहलाया, ज्यादा चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा। लिटिल स्काई ने यांग ये को देखा और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, मुझे चिंता नहीं है और मुझे डर नहीं है। मैं गंभीर हूँ। यांग ये मुस्कुराया, अच्छा। उसने सिर हिलाया, तुम्हें वह पहली तकनीक याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? यांग ये की आंखों में उत्साह की एक झलक झलकी, क्या तुम अब इसे मुझे देने को तैयार हो? लिटिल स्काई ने कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई चीजों के बारे में सोचा है और मुझे कई चीजें समझ में आई हैं। मुझे विनाश पसंद नहीं है, लेकिन अगर जीवन है तो विनाश भी है। ठीक वैसे ही जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं। उसने यांग यी को देखा और आगे कहा, मैंने इसे तुम्हें पहले नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम इस दुनिया को नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन अब तुम इस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? बेशक, यांग ये ने गंभीरता से कहा। भले ही उसने अतीत में स्वर्ग की अवहेलना करने के बारे में सोचा था, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि स्वर्ग कौन है। अभी लिटिल स्काई ही वह स्वर्ग हो सकता है और लिटिल स्काई उसका दोस्त था। इसलिए अगर कोई अब स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश करता है तो वह लिटिल स्काई की मदद से उस व्यक्ति को कुचल देगा। छोटा आकाश मुस्कुराया, आओ अंदर चलें। उन्हें आदिकालीन शिवालय के तीसरे स्तर पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। लिटिल स्काई ने कहा, इस मुट्ठी तकनीक को स्वर्ग विनाश कहा जाता है और इसे विशेष रूप से एक साथी द्वारा स्वर्ग दाव की आंखों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। यांग ये काफी हैरान था, इसे स्वर्ग की आंखों से निपटने के लिए बनाया गया था। क्या यह मेरी उस तकनीक के समान नहीं है, स्वर्ग की ओर इशारा करना? हालांकि उनकी इस तकनीक का उपयोग केवल साधारण स्वर्ग दाव की आंखों के विरुद्ध ही किया जा सकता था और यह मध्यम दुनिया में स्वर्ग दाव की आंखों के लिए कोई खतरा नहीं था। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, वह आदमी लगातार स्वर्ग की अवहेलना करने के बारे में चिल्ला रहा था। अंत में मैंने उससे निपट लिया। उसने यांग यी को देखा और आगे कहा, अगर स्वर्ग दाव अनुचित है तो इसका उल्लंघन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बिना किसी कारण के इसका उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मौत के लायक हैं। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे तकनीक के बारे में बताओ। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया, भले ही वह व्यक्ति बहुत बुरा था, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। मैंने उसे यह तकनीक बताने के लिए इसलिए मजबूर किया क्योंकि मैं लिटिल स्काई और बाकी लोगों की कमजोरियों के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह तकनीक बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, उस तकनीक को स्वर्गीय विनाश कहा जाता है, तो क्या यह आपको प्रभावित नहीं करता है? हम्फ। छोटा आकाश ठंडी हंसी हंसा, मैं अतीत में बहुत बहुत शक्तिशाली था। यांग ये ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है। ठीक है, आप बहुत शक्तिशाली थे। आओ स्वर्ग विनाश के बारे में बात करते हैं। लिटिल स्काई ने समझाया, वास्तव में यह बहुत सरल है। यह आपके लिए बहुत सरल होना चाहिए। बस खुद ही देख लें। उसने यांग ये के माथे के बीच में थपथपाया। एक पल में यांग ये के दिमाग में सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रवेश कर गई। लगभग 15 मिनट बाद यांग ये को पूरी जानकारी मिल गई थी। स्वर्ग विनाश मुट्ठी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एलिमेंटल ब्रेकर तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। यहां तक एलिमेंटल ब्रेकर और ऊर्जा को वापस उछालने की क्षमता भी हेवन ऑब्लिटेरेशन से मुकाबला नहीं कर सकती थी। स्वर्ग विनाश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शब्द विनाश था। यह तकनीक का मूल था। सीधे शब्दों में कहें तो इसके लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं थी, इसके लिए मृत्यु ऊर्जा की जरूरत थी। एक सामान्य व्यक्ति के पास केवल जीवन शक्ति होगी और कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं होगी। सौभाग्य से इस तकनीक में एक मानसिक साधना पद्धति थी जो जीवन शक्ति को मृत्यु ऊर्जा में बदलने में मदद करती थी और फिर इसे किसी की शारीरिक शक्ति के साथ मिलाकर स्वर्ग विनाश को अंजाम देती थी। एक बार जब दोनों एक साथ विलीन हो गए तो तकनीक से निकलने वाली शक्ति अत्यंत भयानक होगी। इस बीच लिटिल स्काई ने कहा, यह तकनीक दुनिया के संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। मैं इसे तुम्हें नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। कुछ सच्चे विशेषज्ञों का सामना करते समय तुम्हारी ताकत बहुत कम है।
इसलिए अगर तुम्हारे पास यह मुट्ठी तकनीक है तो तुम आज के भालाधारी आदमी जैसे विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ने की क्षमता रखोगे। कम से कम तुम युद्ध में पूरी तरह से दब तो नहीं जाओगे। यांग ये ने उसकी ओर देखा और उसका दिल काफी गर्म महसूस हुआ। धन्यवाद। उसने अपना सिर हिलाया। अपने दोस्तों और प्रियजनों को अपने साथ ले जाओ और यह जगह छोड़ दो। यांग ये ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने जवाब दिया, पहले वाली महिला सही थी। बेहतर होगा कि आप इसमें न उलझें। आपके पास जो प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता है उसके साथ आप। लिटिल स्काई, यांग ये ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी यह बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में तुम काफी मजबूत हो, खासकर स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम और तुम्हारी उस लॉ के साथ। हालांकि मेरे दुश्मन और भी ताकतवर हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम उनसे नहीं लड़ सकती। समझे? यांग ये मुस्कुराया, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी यहीं रहने वाला हूँ। क्योंकि हम दोस्त हैं। जब तक मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ इसका सामना करने के लिए यहीं रहूंगा। यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था। यह कहा जा सकता है कि अगर लिटिल स्काई न होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। भले ही उसने कभी उसकी लड़ाई लड़ने में मदद नहीं की थी, लेकिन उसने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी। अब लिटिल स्काई खतरे में थी तो वह उसे कैसे छोड़ सकता था? लिटिल स्काई ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोली, तुम सच में बेवकूफ हो। यांग ये मुस्कुराई और फिर उसने उसके सिर को धीरे से सहलाया। कोई बात नहीं, मैं उन आक्रमणकारियों का सामना तुम्हारे साथ करूंगा। लिटिल स्काई से कुछ देर और बात करने के बाद यांग ये ने स्वर्ग विनाश मुट्ठी तकनीक की साधना शुरू कर दी। उसे उन विशेषज्ञों के मेरिक सिस्टम में आने से पहले इसे समझना था। तभी वह लिटिल स्काई की मदद कर पाएगा। यांग ये ने धीरे धीरे लिटिल स्काई के मार्गदर्शन से इसे समझना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी इसे निष्पादित करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह अभी भी अपनी स्वयं की जीवन शक्ति को मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित करने में बहुत कुशल नहीं था। बस इसी तरह समय बीतता गया। 1 महीने बाद यांग ये प्रथम तल पर एक विशाल चट्टान पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी ध्यानस्थ साधु की तरह लग रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। दरार, जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसके चारों ओर का स्थान फट गया। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आया और फिर पीछे से एक शक्तिशाली लहर उसकी ओर आई, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह उससे टकरा गई। धमाका, यांग ये को उड़ा दिया गया। एक आश्चर्यजनक हमला। किसी ने उसके विरुद्ध अचानक हमला कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि यांग ये काफी हैरान था, क्योंकि वह आदिकालीन पैगोडा में था, तो कोई उस पर अचानक हमला कैसे कर सकता था जबकि वह यहाँ था। यांग यी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उस पर हमला करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह आदिकालीन पैगोडा था। यह आदिकालीन पैगोडा ही था जिसने उस पर हमला किया था। यांग ये ने ऊपर की ओर देखा और कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? इस बीच लिटिल स्काई अचानक यांग ये के सामने प्रकट हुई और फिर उसने अपना पैर उठाया और यांग ये के सिर पर हल्के से लात मारी। मूर्ख, तुम बहुत मूर्ख हो। यांग ये काफी हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने फिर से उसके सिर पर वार किया और कहा, मूर्ख, यह बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे यहाँ निष्पादित करते हैं तो यह इस जगह के मूल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से आपको यहाँ ऐसी शक्तिशाली तकनीक को निष्पादित करने की अनुमति नहीं देगा। समझे? यांग ये दंग रह गया और फिर उसे सब कुछ समझ में आ गया। प्राइमोडियल पैगोडा के पहले स्तर की दुनिया अभी अभी बनी थी और यह एक मध्यम दुनिया के बराबर थी। यह साधारण तकनीकों की ताकत को सहन कर सकता था, लेकिन यह स्वर्ग विनाश जैसी तकनीकों को सहन नहीं कर सकता था। यांग ये ने कुछ सोचा और फिर उसने लिटिल स्काई को देखा और पूछा, लिटिल स्काई, क्या इस दुनिया में स्वर्ग दाव की एक आंख है? उसने पलकें झपकाईं। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पालूं? यांग ये दंग रह गया। उन्हें पाला जा सकता है? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया। बेशक, मैं तुम्हारे लिए एक आज्ञाकारी बच्चा पाल सकता हूं। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस दुनिया को इसे संभालने के लिए किसी की जरूरत है, अन्यथा यह बर्बाद हो जाएगा। यांग ये ने एक पल सोचा और जवाब दिया, चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। उसने थोड़ा सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। वह एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, कोई आया है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। मेराक सिस्टम में तारों भरे आसमान में अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने नीचे आकाश की ओर देखा और काफी समय बीतने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया, जैसा कि उम्मीद थी। अचानक लिटिल स्काई बूढ़े आदमी से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, नीदर पवेलियन? नीदर पवेलियन? बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध था और फिर उसने अपना सिर हिलाया, नहीं। उसने लिटिल स्काई को देखा और आगे कहा, मैं कुया हूं।
मैं रिंग वर्ल्ड सिस्टम से हूँ जो 100,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मैं रिंग वर्ल्ड सिस्टम की ओर से यहाँ हूँ। छोटे आकाश ने उदासीन स्वर में पूछा, तुम यहाँ किस लिए हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे यकीन है कि आप इस समय जिस स्थिति में हैं, उससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरा रिंग वर्ल्ड सिस्टम आपको नेदर पवेलियन का विरोध करने में मदद कर सकता है, लेकिन हमारी एक शर्त है। मेराक सिस्टम को मेरे रिंग वर्ल्ड सिस्टम का अधीनस्थ सिस्टम बनना होगा। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मेराक सिस्टम किसी के लिए अधीनस्थ प्रणाली नहीं बनेगा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, मेरा रिंग वर्ल्ड सिस्टम बहुत ईमानदार है। हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे, और तुम इस सिस्टम के स्वामी बने रहोगे। इसके अलावा, हम इस ब्रह्मांड को बिना रोक टोक के नहीं लूटेंगे। हालांकि, हमें कुछ मौकों पर तुम्हारी और मेराक सिस्टम की मदद की जरूरत होगी। लिटिल स्काई ने फिर से अपना सिर हिलाया, मेरिक सिस्टम किसी के लिए अधीनस्थ सिस्टम नहीं बनेगा। रिंग वर्ल्ड सिस्टम के नेता को बताएं कि मेरा मेराक सिस्टम आपके सिस्टम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने लिटिल स्काई को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम अपने आप में बहुत आश्वस्त लग रहे हो। हालांकि, मेरा मानना कि अगर तुम सच में अपने सिस्टम की वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी तरह से समझ हासिल कर लेते हो, तो मुझे डर है कि तुम इतनी जल्दी मना नहीं करोगे। नन्हा आकाश तारों भरे आकाश की ओर देखता रहा, बहुत देर तक चुप रहा, और फिर अचानक बोला, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा। बूढ़े आदमी ने लिटिल स्काई की ओर देखा और कहा, मैं समझ गया। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। यांग ये लिटिल स्काई के पास आया और पूछा, क्या वह किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया विशेषज्ञ था? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया और फिर उसकी ओर देखा, क्या तुम जानते हो कि वे हमें क्यों परेशान करने की योजना बना रहे हैं? यांग ये हैरान था, क्यों? लिटिल स्काई ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड गैर हस्तक्षेप द्वारा शासित है। सीधे शब्दों में कहें तो, स्वर्ग के स्वामी दाव ने इस ब्रह्मांड पर बलपूर्वक शासन नहीं किया, और स्वर्ग के स्वामी दाव ने इसके बजाय यहाँ के जीवों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति दी। इसका लाभ यह है कि मेराक सिस्टम में रहने वाले जीव स्वतंत्र हैं, और नुकसान यह है कि हमारे ब्रह्मांड में कोई एकता और सहयोग नहीं है। बस खुद ही देख लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मानव जाति है, दानव जाति है, या कोई और जाति है। उनमें से कोई भी मदद करने का इरादा नहीं दिखाता है। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में? वैसे भी, मेरे द्वारा ज्ञात कुछ दूसरे ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, पहले वाला रिंग वर्ल्ड सिस्टम। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसे नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली शासन है। शायद इसे मनुष्यों ने बनाया हो, या शायद इसे स्वर्ग के भगवान दाव ने बनाया हो। अगर दुश्मन उन पर आक्रमण करते हैं, तो वह शासन अपने ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित कर सकता है। यांग ये ने कहा, तो क्या आप यहाँ के जीवों, कुलों और शक्तियों पर शासन करने के लिए एक शासन व्यवस्था बनाएंगे? लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि सभी बराबर हैं। किसी को भी किसी दूसरे की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि आप हर चीज के बारे में बहुत सकारात्मक हैं। लिटिल स्काई हंस पड़ी। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक उसने ऊपर देखा और फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इस बीच, छोटा लड़का किन और हेवनब्लेड सम्राट फ्लेम लिटिल स्काई के पास प्रकट हुए। लिटिल स्काई ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आप सभी को इसमें फंसाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, इसका जिक्र मत करो। किन ने लिटिल स्काई का हाथ लिया और धीरे से बोला, तुम्हारा व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। हेवनब्लेड सम्राट फ्लेम ने भी कहा, इस दुनिया की रक्षा करना सिर्फ आपका काम नहीं है, यह हमारा भी काम है। लिटिल स्काई ने उनकी ओर देखा और धीरे से बोला, धन्यवाद। इस बीच, यांग यी ने अचानक दूर अंतरिक्ष की ओर देखा। वहां का अंतरिक्ष अचानक कांपने लगा था। बैंगनी कवच एक महिला को अंतरिक्ष के उस विस्तार से धीरे धीरे बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह लंबी और पतली देह वाली और खूबसूरत दिखने वाली महिला थी, लेकिन उसके पास एक भयावह ऊर्जा की हल्की किरण थी, जिसके कारण दूसरे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। महिला ने अचानक लिटिल स्काई की ओर देखा और फिर उसने लिटिल स्काई की दिशा में अपनी उंगली टैप की। टकराना। अचानक वहां एक उल्कापिंड दिखाई दिया और वह लिटिल स्काई की दिशा में उतरा। शुरुआत में उल्कापिंड बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया। अंत में, इसने यांग ये के चेहरे के हाव भाव को काफी हद तक बदल दिया। यह कोई टूटता हुआ तारा नहीं था। यह एक संपूर्ण सितारा था। जब यह मेराक सिस्टम के ऊपर पहुंचा, तो इसने मेराक सिस्टम के ऊपर के पूरे अंतरिक्ष को कवर कर लिया। इसके अलावा, यह अपने साथ अद्वितीय रूप से दबंग और भयानक ऊर्जा का एक धागा भी ले गया। यांग ये के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे क्योंकि वह असाधारण रूप से मजबूत थी। अचानक, युवा लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर ऊपर की ओर थपथपाया। एक विशाल ताड़ का पेड़ जो आकाश को थामे हुए था, अचानक उनके ऊपर प्रकट हुआ, और फिर वह टूटते हुए तारे से टकराया। धमाका। आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और फिर ऊर्जा की अनगिनत लहरें आसपास की ओर फूट पड़ीं।
इसके अलावा आकाश महाद्वीप हिंसक रूप से कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह ढहने के कगार पर है। इस बीच किन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। शून्य। जैसे ही उसने कहा, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। एक पल में बैंगनी ऊर्जा बिखरने लगी और ज्यादा समय नहीं लगा कि सारी ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो जाए, जिससे क्षेत्र फिर से शांत हो गया। इस बीच यांग ये ने देखा कि युवा लड़के और किन दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यांग ये ने बाहरी अंतरिक्ष में देखा। इस समय कवच पहने महिला के पास एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए थे। वह महिला फैन येन्यू थी। इस समय वह अपनी पिछली शक्ल में वापस आ गई थी। कुछ ही क्षण बाद बैंगनी कवच महिला लिटिल स्काई और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। लिटिल स्काई ने उसकी ओर देखा और पूछा, नीदर पवेलियन का मालिक? महिला के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक दिखाई दी। क्या हमारे मंडप मास्टर को आप सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है? मैं 3 नेदर बयूरों में से एक स्टार कंट्रोलर बयूरो से हूं। मंडप मास्टर ने कहा कि अगर तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो तो हम तुम्हें जीने दे सकते हैं, अगर तुम मना करोगी तो। हम बोलना समाप्त करते ही उसके चेहरे पर एक उग्र भाव दिखाई दिया। लिटिल स्काई ने महिला को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस लड़के की तरफ देखने लगी। सावधान रहना। लड़के ने सिर हिलाया और फिर महिला की ओर देखा। आओ, मुझे तथाकथित स्टार कंट्रोलर बयूरो की ताकत का अनुभव करने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। महिला ठंडी हंसी हंसने लगी, अपना दाहिना पैर नीचे पटका और वहीं गायब हो गई। इस बीच फैन येन्यू ने अचानक किन को देखा। क्या आपके पास एक और परमिता फूल है? किन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं बिना किसी के भी तुम्हें हरा सकता हूं। आओ, इसे आजमा कर देखो। जैसे ही फैन येन्यू ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर कांप उठा और वहीं गायब हो गया। लिटिल स्काई ने नेदर पवेलियन से आखिरी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक शानदार लबादा पहना हुआ था। अगर यह केवल उसकी उपस्थिति पर आधारित था तो उसके बारे में वास्तव में कुछ भी असाधारण नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हेवनब्लेड सम्राट फ्लेम को देखा। इसे लाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे तुरंत ही गायब हो गए। लिटिल स्काई ने हेवनब्लेड सम्राट फ्लेम को देखा। लापरवाह मत बनो। समझ गया। हेवनब्लेड सम्राट ज्वाला एक अग्नि स्तंभ में परिवर्तित हो गई जो अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उठी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर वह भौंचक्का हो गया। लिटिल स्काई, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? लिटिल स्काई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके चारों ओर काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। कैद करो। अचानक 5 आवाजें गूंजी और फिर 5 सुनहरी जंजीरें तुरंत लिटिल स्काई पर जकड़ गईं। यह देखकर यांग ये की अभिव्यक्ति एकदम बदल गई। यांग ये अकेली नहीं थी जो इस आगमन से थोड़ा अचंभित थी, लिटिल स्काई भी दंग रह गई थी। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई बिना आवाज किए उसके पास आ सकेगा। यांग यी सबसे पहले अपने सदमे से उबरा और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उनमें से एक पर वार कर दिया। ओह! तलवार की चीख गूंजी और फिर तलवार की ऊर्जा की एक लहर चमक उठी। छायादार आकृति ने यांग ये की तलवार की ऊर्जा से बचने की कोशिश नहीं की और आकृति ने यांग ये की तलवार की ऊर्जा को अपने अंदर से गुजरने दिया। जैसे ही यह आकृति के बीच से गुजरा, वह छायादार आकृति थोड़ी हिली, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित रही। यह देखकर यांग यी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। उसने अभी तक खुद को नहीं रोका था, लेकिन वह छायादार आकृति पूरी तरह से सुरक्षित थी। अचानक लिटिल स्काई से ऊर्जा की एक मिट्टी की पीली लहर निकली और फिर सुनहरी जंजीरें तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं। उसके बाद लिटिल स्काई की आकृति हिल गई और मौके पर ही गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह यांग ये के बगल में थी। यांग ये ने जल्दी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? लिटिल स्काई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लिटिल मड मेरी रक्षा कर रहा है। जब तक मैं पृथ्वी की ऊर्जा से सुरक्षित हूं, आम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यांग ये ने लिटिल स्काई की तरफ देखा। निश्चित रूप से उसके चारों ओर मिट्टी की पीली ऊर्जा की एक परत थी। इस बीच यांग ये को कुछ सूझा। वह दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हो रहा है? लिटिल स्काई ने धीरे से कहा, उनकी चाल तकनीक काफी खास है। यांग ये ने पूछा, वे नहीं गए हैं, है ना? लिटिल स्काई ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। तलवार डोमेन। तलवार क्षेत्र में सभी चाल तकनीकें बेकार थीं। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर उसने तलवार के क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक आसपास के वातावरण में ठंडी रोशनी की कई किरणें दिखाई दी और यांग ये के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने उसे घेर लिया। धमाका, 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 धमाका। गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ देर बाद माहौल फिर से शांत हो गया। इस समय
यांग ये अभी भी वहीं था, लेकिन उसके माथे पर ठंडा पसीना था। वह अभी लगभग मर ही गया था। अगर लिटिल स्काई ने उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे पृथ्वी की ऊर्जा से न घेर लिया होता तो वह सचमुच मर जाता। उन छायादार आकृतियों की ताकत ऐसी नहीं थी जिसका वह अपने शरीर से विरोध कर सकता था। लिटिल स्काई ने अपनी जीभ बाहर निकाली। माफ करना, मैं उनकी ताकत के बारे में लगभग भूल ही गई थी। यांग ये ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया, वे वास्तव में मजबूत हैं। लिटिल स्काई ने सिर हिलाया। नीदर पवेलियन में कई विशेषज्ञ हैं। उसने अपनी छाती थपथपाई और आगे कहा, लिटिल मर्ड, तुम उन 5 लोगों से निपटो। जैसे ही लिटिल स्काई ने बोलना समाप्त किया, एक छोटी सी मिट्टी की पीली गेंद तुरंत उसके सामने प्रकट हुई, और फिर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष तुरंत मिट्टी की पीली ऊर्जा की एक परत से ढक गया। उसी समय 5 छायादार आकृतियां उनसे बहुत दूर नहीं दिखाई दी। उन्हें पृथ्वी की ऊर्जा द्वारा खुले में धकेल दिया गया था। यांग ये ने उन आकृतियों को मापा। अगर वह गलत नहीं था, तो वे 5 नेदर फैंटम थे जिनके बारे में ब्लड मैडन ने उसे बताया था। अचानक वे मौके पर ही गायब हो गए, और जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे यांग यी और लिटिल स्काई के आसपास थे। उसके बाद ठंडी रोशनी की 5 किरणों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। इस बीच लिटिल स्काई से अचानक एक मिट्टी का पीला प्रकाश स्तंभ तूफान की तरह बाहर निकल आया। टकराना। 5 छायादार आकृतियां 1 किमी दूर विस्फोट से नष्ट हो गईं। अचानक ऊपर का स्थान कांप उठा, और फिर बैंगनी रंग की बख्तरबंद महिला और छोटा लड़का वहां से बाहर चले आए। इस समय यहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उन पर टिकी थीं। बख्तरबंद महिला ने लड़के की ओर देखा। वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लड़के ने थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उसने लिटिल स्काई को देखा। मैं हार गया। यांग ये ने जब यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा लड़का सचमुच हार जाएगा। लिटिल स्काई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लड़का मुस्कुराया, और फिर उसने अपनी हथेली पलटी। उसकी हथेली के बीच में एक चट्टान दिखाई दी। चट्टान को देखते हुए उसकी आंखों में एक सौम्य भाव दिखाई दिया। छोटा आकाश धीरे से बोला, वह वही है न? उसने सिर हिलाया। जब तुम हमसे मिलने आई थी, तब उसका समय वास्तव में समाप्त हो चुका था। बोलते समय उसने उसे लिटिल स्काई की ओर बढ़ा दिया। छोटे आकाश ने इसे ले लिया और कहा, क्या? लड़का मुस्कुराया। वह चली गई है, तो जीने का क्या मतलब है? बोलते हुए वह बख्तरबंद महिला की ओर देखने लगा। लिटिल स्काई, मुझे माफ करें। मैं आपकी इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करने में असमर्थ हूं जिसका आप सामना कर रही हैं। लेकिन मैं अभी भी एक आखिरी बार आपकी मदद कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक लिटिल स्काई की मुट्ठी में मौजूद चट्टान की ओर देखा। मैंने 9 जन्मों तक साधना की है, और मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था और मुझ पर लगे बंधनों को तोड़ देना चाहिए था। हालांकि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो अनंत जीवन भी व्यर्थ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके ऊपर हल्की लपटें दिखाई देने लगीं। आत्मा प्रज्वलन। यह देखकर यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, और बख्तरबंद महिला की अभिव्यक्ति भी बदल गई। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने का विकल्प चुनेगा। यह क्या दर्शाता था? इससे यह पता चलता था कि लड़का सचमुच इस दुनिया से गायब हो जाएगा, और उसे पुनर्जन्म का मौका भी मिलेगा। यह देखकर लिटिल स्काई के चेहरे पर भाव बदल गए, और वह बोली, मत करो। लड़के ने अचानक लिटिल स्काई को टोकते हुए कहा, लिटिल स्काई, यह मेरी पसंद है। जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए सबसे अच्छा परिणाम है। एक बार जब मैं मर जाऊं, तो हम दोनों को कहीं समुद्र में दफना देना। उसे समुद्र बहुत पसंद था। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, और फिर उसने बख्तरबंद महिला को देखा। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, और उसने बस अपने हाथों को फैलाया और बाहर की ओर खींचा। वह जगह जहां वह और बख्तरबंद महिला खड़े थे, तुरंत फट गई, और फिर वे मौके पर ही गायब हो गए। यांग ये ने लिटिल स्काई को देखा। वे कहाँ गए? लिटिल स्काई बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, एक ब्लैक होल। एक ब्लैक होल। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उनसे दूर का स्थान कांप उठा, और फिर एक महिला वहां से बाहर निकली। यह पहले वाली बख्तरबंद महिला थी। यांग ये ने देखा कि उसके मुंह के कोने पर खून की एक धार थी। इसके अलावा उसकी बाहें वास्तव में गायब हो गई थीं। उसकी बाहें जहां थीं, वहां से लगातार खून बह रहा था। इसके अलावा उसके शरीर पर दर्जनों चोटें थीं, और उनसे खून भी बह रहा था। वह पूरी तरह से खून से लथपथ लग रही थी। इस बीच लिटिल स्काई के सामने से एक अंगूठे के आकार का पत्थर अचानक चमकता हुआ आया। वह धीरे धीरे तैरता हुआ लिटिल स्काई के सामने आ गया। लिटिल स्काई ने जब चट्टान को देखा तो वह दंग रह गई। यांग ये चुप हो गया। जाहिर है, यह वही छोटा लड़का था, और वह सचमुच इस दुनिया से गायब हो गया था। इस बीच बख्तरबंद महिला ने अचानक लिटिल स्काई को देखा। तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा विशेषज्ञ तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी आत्मा को जलाने के लिए तैयार हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, मैं वास्तव में हैरान हूं।
लिटिल स्काई ने कुछ नहीं कहा। वह बस चट्टानों को बहुत देर तक देखती रही और फिर धीरे से बोली, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए एक शांत जगह ढूंढूंगी ताकि तुम हमेशा साथ रह सको और कभी अलग न हो सको। टकराना। अचानक उनके ऊपर का तारों वाला आकाश हिंसक रूप से हिल गया और फिर किन और फैन यीन्यू प्रकट हुए। इस समय वे दोनों काफी पीले पड़ गए थे। छोटा आकाश किन के पास गया और धीरे से बोला, क्या तुम ठीक हो? किन ने अपना सिर हिलाया, इससे इतना दर्द नहीं होता। लिटिल स्काई ने किन के सिर को धीरे से रगड़ा और फिर वह बख्तरबंद महिला समूह की ओर देखने लगी। तो तुम्हारा नेदर पवेलियन ऐसा करना पसंद करता है ना? मेरा मेराक सिस्टम आज तुम्हारे साथ खेलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक पल में स्वर्ग की एक आंख उनके ऊपर तारों वाले आकाश में प्रकट हुई। जैसे ही पहली आंख दिखाई दी, उसके तुरंत बाद दूसरी भी दिखाई दी। कुछ ही सांसों में लगभग 50 विशाल स्वर्ग की आंखें बाहरी अंतरिक्ष में दिखाई दी। बख्तरबंद महिला ने उन पर नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह जानती थी कि उनकी ताकत पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा है। बख्तरबंद महिला ने उन्हें बहुत देर तक देखा और फिर उसने लिटिल स्काई को देखा। मेरा नेदर पवेलियन तुम्हें एक आखिरी मौका देने को तैयार है। जब तक तुम विरोध नहीं करते, हमारे साथ चले जाओ और स्वर्ग की इन आंखों से हमारे नेदर पवेलियन को मेराक सिस्टम के प्रबंधन में सहायता करवाओ, तब मेरा नेदर पवेलियन सभी को छोड़ सकता है। अन्यथा आज तुम्हारे साथ मेरे नेदर पवेलियन के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोग मर जाएंगे। लिटिल स्काई ठंडी हंसी हंसा, सब मर जाएंगे? इतना आत्मविश्वास? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं, लिटिल स्काई, लड़ाई झगड़े से नफरत करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लड़ाई से डरता हूं। इस क्षण से मैं, लिटिल स्काई, तुम्हारे नेदर पवेलियन के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे घटिया पवेलियन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्वर्गीय दाव की आंखों की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया, उस पर प्रहार करो। उसे मार डालो। बैंग बैंग बैंग। एक क्षण में दिव्य बिजली की अनगिनत चमकें कवचधारी महिला की ओर उतरी। बख्तरबंद महिला ने छोटे आकाश को ठंडी निगाहों से देखा। चून कि तुम मरना चाहते हो, तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अपनी बात समाप्त करते ही उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर अचानक उनके ऊपर एक बड़ा मुंह प्रकट हुआ। उसके बाद उस विशाल मुंह ने तुरंत सारी दिव्य बिजली को निगल लिया। उसी समय स्वर्गदाव की एक आंख को भी उस विशाल मुंह ने तुरंत निगल लिया। 10 नेदर हॉल में सबसे मजबूत स्काई मैडन यहाँ थी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।